हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और एक चैप्टर का रिवीजन एंड दिस टाइम यू आर गोइंग टू टेक अप द वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर। ये चैप्टर सीए इंटर के सिलेबस में जो आईडीटी की जितने भी नंबर ऑफ चैप्टर्स होते हैं उसमें से जो सबसे छोटे चैप्टर्स होते हैं उसमें से ये एक है। दिस इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसकी प्रोविजन सिर्फ एक ही सेक्शन के अंदर आ जाती है एंड दैट इज सेक्शन 15। और 15 के अंदर भी मुझे जो इंटर लेवल के लिए पढ़ना है वो बस 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 और 15.5 फाइनल सीए में आएगा, तो वो तो मेरे काम का है नहीं। 15.1 बोलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो भाई टीवी ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही ले लेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। और 15.2 बोलता है कि वैल्यू के अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है वो लिख लो। और 15.3 बोलता है वैल्यू में से क्या एक्सक्लूड करना है। तो बस ये ही दो तीन प्रोविजन है, यही पढ़ने हैं और ये बस 2 पेज के अंदर निपट जाएंगे। एक तो ये पहला वाला पेज, यहां पे इसकी कहानी होगी और उसके बाद ये दूसरे पेज पे इसकी कहानी खत्म भी हो जाएगी। इसके बाद कुछ 2-3 पेजेस और है लेकिन वहां पे बस सर्कुलर की बातें हैं। तो आपका ये जो चैप्टर है फटफट से रिवाइज हो जाएगा और इसके बेसिस पे आप सम्स भी सॉल्व कर सकते हो। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट प्रोविजन सेज 15.1 बोलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लेना चाहिए। तो देखो, अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू, आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही मान सकते हो वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ बोथ द कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। तो पहली बात तो एक सिस्टम समझ लो कि ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे मतलब क्या। तो देखो, अगर मेरा एक प्रोडक्ट है वो है 1 लाख रुपए का और वही प्रोडक्ट मैंने मिस्टर ए को 1 लाख रुपए में बेचा, वही प्रोडक्ट मैं मिस्टर बी को 1,20,000 में बेचता हूं और वही प्रोडक्ट मैं मिस्टर सी को 80,000 में बेचता हूं। अब एक ही प्रोडक्ट है, किसी को 1 लाख में बेचा, किसी को 1,20,000, किसी को 80,000 में बेचा। तो ये जो 3 अलग अलग प्राइस पे मैंने बात करी है, बेचा है मैंने, ये सब मेरा ट्रांजैक्शन है। ए के साथ ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपए पे हुआ था, तो वो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है टीवी, उसी को जीएसटी के लिए मान लेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। और वैल्यू ऑफ सप्लाई पे जीएसटी लगती है तो 1 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी लगेगी। बी के साथ ट्रांजैक्शन किया तो उस केस में वही मशीन उसको 1 लाख रुपए 1,20,000 में बेचा, तो वो ट्रांजैक्शन 1,20,000 में हुआ, इसलिए ट्रांजैक्शन वैल्यू 1,20,000 का है। अब उस टीवी को ही मान लेंगे वीओएस, मतलब जीएसटी के लिए जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वही हो जाएगा 1,20,000 रुपए और फिर 1,20,000 रुपए के ऊपर जीएसटी लगेगी क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई पे जीएसटी लगती है। वही प्रोडक्ट मैंने मिस्टर सी के साथ ट्रांजैक्शन करते वक्त उसको 80,000 रुपए में बेचा, तो मेरा ट्रांजैक्शन 80,000 में हुआ है। और अगर 80,000 में रुपए में ट्रांजैक्शन हुआ है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू 80,000 है और फिर उस ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। दैट मींस जीएसटी के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई इज आल्सो 80,000 और जीएसटी लगेगी अब 80,000 पे। तो भाई दिमाग थोड़ी करो ही मत, जिसके साथ जो भी प्राइस पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो उस ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही जीएसटी के लिए मान लो वैल्यू ऑफ सप्लाई और उसी के ऊपर जीएसटी लगा दो। लेकिन ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई मान के उस पे जीएसटी लगा सकते हो इफ बोथ द कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। 2 कंडीशंस हैं यहां पे और ये दोनों कंडीशन में पहली बात ए है, बोलता है कि सप्लायर एंड रेसिपिएंट शुड नॉट बी रिलेटेड। तो दोनों बायर सेलर आपस में रिलेटेड पर्सन नहीं है। और दूसरा, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। जो भी व्यक्ति सामने वाले को गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बदले में उसको प्राइस ही आना चाहिए, पैसा ही आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। अगर बदले में कोई एक्सचेंज करके पुराना मशीन रिटर्न, मतलब होता है ना कि अपन पुराना फोन एक्सचेंज करके नया फोन ले रहे, वैसा वाला कुछ नहीं होना चाहिए। एक्सचेंज वगैरह में कुछ नहीं, बदले में बस प्राइस ही आना चाहिए। तो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज बायर एंड सेलर, सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, तो फिर दिमाग फोड़ी करना ही मत, ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही मान लेना वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर दोनों पार्टीज रिलेटेड हुए तो फिर आप ये पॉइंट यूज नहीं कर सकते क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन मैच नहीं होती या दोनों कंडीशन मैच नहीं होती तो आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं लेना है। ऐसे केस में आपको ओएमवी लेना है एज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर ओएमवी मतलब क्या? ओएमवी मतलब ओपन मार्केट वैल्यू। क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा कि ए और बी दोनों रिलेटेड पर्सन है, इस केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू इतना है और वैल्यू ओपन मार्केट वैल्यू इतना है। तो आप कौन सा लेंगे? आप लेंगे ओपन मार्केट वैल्यू। कई बार क्वेश्चन के अंदर बस मार्केट वैल्यू लिखेंगे तो वो भी चलेगा। ओपन मार्केट वैल्यू लिखा, मार्केट वैल्यू लिखा, एक ही बात है। तो अगर दोनों पार्टीज रिलेटेड है तो मार्केट वैल्यू उठा लेना और अगर दोनों पार्टीज रिलेटेड नहीं है तो ऐसे केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू उठा लेना। सर क्वेश्चन में अगर बाकी दूसरी कंडीशन के बारे में कुछ नहीं बोला तो अज्यूम कर लेना दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। लेकिन बहरहाल क्लोज करने के पहले बता दूं कि अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेना और उस पर जीएसटी लगाना। और अगर एक भी कंडीशन मैच नहीं होती या दोनों कंडीशन मैच नहीं होती तो फिर उस केस में ओपन मार्केट वैल्यू, दैट इज मार्केट वैल्यू को आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई बनाना पड़ेगा और जीएसटी फिर उस पर लगेगी। ये पूरी डिस्कशन थी 15 के 1 के अंदर। अब 15 के 1 के बाद मेरे पास में रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन है। अब रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन के लिए मैं आपको पहले तो वर्बली यहीं से समझा देता हूं, फिर मेरे पास में इसके कुछ क्लास के नोट्स का कुछ डेटा बनाया हुआ है वो भी बता देता हूं, ठीक है। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट सेज व्हाट
पहला पॉइंट ये, सच पर्सन्स आर ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर बिजनेस। इसका मतलब सिंपल समझ लो कि एक कंपनी में कंपनी का जो ऑफिसर, सीईओ, सीएफओ, सीईओ, जो भी कंपनी के ऑफिसर होते हैं या डायरेक्टर होते हैं, ये कंपनी और ये जो भी ऑफिसर डायरेक्टर, ये आपस में रिलेटेड पर्सन है, इसका ये मतलब है। दूसरा, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स ऑफ अ बिजनेस, तो एक फर्म के जितने भी पार्टनर्स है वो आपस में रिलेटेड पर्सन है। पॉइंट नंबर 3, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो भी एक बिजनेस में होते हैं, कंपनी के अंदर, फर्म में वगैरह वगैरह, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आपस में रिलेटेड पर्सन है। उसके बाद सीधा पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। ध्यान देना, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली के अंदर कौन कौन आता है। तो एक फैमिली के अंदर एक इंडिविजुअल के लिए उसके स्पाउस और चिल्ड्रन ऑलवेज फैमिली मेंबर। अब चाहे वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो या वो लोग इंडिपेंडेंट है, डजंट मैटर, एक इंसान के लिए उसके स्पाउस और चिल्ड्रन ऑलवेज फैमिली मेंबर। उसके बाद पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर। देखो ऐसे याद रखो, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, दो अपने ऊपर, दो आजू बाजू, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर। लेकिन ये चार जो भी मैंने नाम बोले, इनमें से जो भी व्यक्ति उसके ऊपर होली या मेनली डिपेंडेंट होगा उस इंडिविजुअल के ऊपर, तब वो उसका रिलेटेड पर्सन होगा, तब वो उसका फैमिली मेंबर होगा। तो देखो एक बात समझो मेरी, कि अगर एक इंडिविजुअल है, एक इंसान है, उसके लिए उसकी स्पाउस और चिल्ड्रन, ये तो हमेशा फैमिली मेंबर है। अब चाहे क्वेश्चन में लिखा वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, डजंट मैटर, ऑलवेज फैमिली मेंबर। लेकिन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, अगर वो उस इंडिविजुअल पे होली या मेनली डिपेंडेंट है तो ही वो उसके फैमिली मेंबर माने जाएंगे। और अगर फैमिली मेंबर होंगे तो मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली आर टू बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पर्सन। इसके अलावा क्वेश्चन में कई बार लिखा होगा कि फलाना कोई है, मिस्टर, उसके चाचू है वगैरह है, मामा जी है और उसके ऊपर डिपेंडेंट है, फर्क नहीं पड़ता है, डिपेंडेंसी का फर्क नहीं पड़ता है। ये वाले पॉइंटर्स के अंदर आपको सीन समझना होगा। अगर एक इंसान के लिए स्पाउस और चिल्ड्रन है तो ऑलवेज फैमिली मेंबर, लेकिन अगर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर अगर है तो अगर वो उस पर होली या मेनली डिपेंडेंट है तो ही उसके फैमिली मेंबर माने जाएंगे। पॉइंट नंबर 9 बोलता है, वन ऑफ देम इज अ सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर या सोल कंसेशनर। सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर या सोल कंसेशनर, एक बिजनेस के अंदर, बिजनेस में जो सोल, उसका बिजनेस का सोल एजेंट होता है, एक लौता एजेंट या एक लौता डिस्ट्रीब्यूटर, वो उस कंपनी के लिए, वो उस बिजनेस के लिए रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। सोल कंसेशनर का मतलब होता है सोल कॉन्ट्रैक्टर। कंपनी अगर हमेशा कॉन्ट्रैक्ट एक ही बंदे को देती है तो फिर वो बंदा जो होता है वो सोल कंसेशनर होगा और वो भी उसका रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। सर यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं और चारों पॉइंट्स में एक एक करके बताता हूं। पहला वाला पॉइंट बोलता है, वन ऑफ देम कंट्रोल्स द अदर। वन ऑफ देम कंट्रोल्स द अदर, ए लिमिटेड इज कंट्रोलिंग बी लिमिटेड, तो फिर ए और बी दोनों कंट्रोल कर, एक कंट्रोलिंग है और दूसरा कंट्रोल्ड एंटिटी है, आपस में रिलेटेड पर्सन है। दूसरा, ए एंड अब क्या कर रहा है, ए और बी, ए ने बी और सी दोनों को कंट्रोल करा हुआ है, बट ए इज कंट्रोलिंग बी बाय वे ऑफ 25% और मोर का शेयर होल्डिंग। ए ने सी लिमिटेड के अंदर भी 25% या उससे ज्यादा का शेयर होल्डिंग रखा हुआ है। तो बी और सी दोनों कॉमनली कंट्रोल्ड एंटिटी है, जिनको कॉमनली ए कंट्रोल कर रहा है, ये दोनों आपस में रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। हियर इट इज, अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स और ओन्स 25% और मोर ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। थर्ड पर्सन इज कंट्रोलिंग बोथ ऑफ देम, मतलब बी और सी दोनों को थर्ड पर्सन ए कंट्रोल कर रहा है, इसलिए बी और सी दोनों रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। A third person controls both of them directly or indirectly. Now this point is differing from point number 4. मैं एक बार एरो करके आपको बताता हूं, इसके अंदर कोई फर्क नहीं है पॉइंट नंबर 4 और 6 के अंदर। बस ये है कि इस पॉइंट नंबर 6 के अंदर बोल रहे हैं कि अब बी और सी दोनों को एक थर्ड पर्सन ए लिमिटेड कंट्रोल कर रहा है, बट दिस टाइम ये शेयर होल्डिंग नहीं, बाय वे ऑफ अदर मींस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब ए लिमिटेड ने क्या किया है, बी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करवा दिए हैं, सी के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने डायरेक्टर्स अपॉइंट करवा दिए। अब वो बिना शेयर होल्डिंग के इनडायरेक्टली भी बी और सी को कंट्रोल कर रहा है, तो बी और सी जो दोनों कॉमनली कंट्रोल्ड एंटिटीज है, ये भी हो जाएंगे रिलेटेड पर्सन। उसी के बाद आपको दिखता है रिवर्स केस सिनेरियो, सच पर्संस टुगेदर कंट्रोल अ थर्ड पर्सन। अब अगर बी और सी मिलके थर्ड पर्सन मतलब ए को कंट्रोल करेंगे, तो अब तक ए इनको कंट्रोल कर रहा था, अब रिवर्स हो गया, बी और सी मिलके ए को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वापस से बी और सी दिस टाइम कंट्रोलिंग एंटिटीज विल बी द रिलेटेड पर्सन। ओके, सो ये पूरा का पूरा जो सेट हुआ। अब मैं क्या करता हूं, एक क्लिप ऐड करता हूं, यहाँ पे रिलेटेड पर्सन के बारे में जो भी मेरे पास चार्ट्स बने हुए, मैं वो चार्ट से आपको क्लास के नोट से डिस्कस करवा देता हूं, ठीक है। ओके, सो हियर वी टॉक अबाउट द रिलेटेड पर्संस। रिलेटेड पर्सन जो मैंने आपको बताया था, कुछ मैंने नोट्स में बनाए हुए हैं। ये पहला वाला केस यहाँ पे, अगर कोई मिस्टर कार्तिक है, वो डायरेक्टर है कंपनी ए के अंदर एज वेल एज कंपनी बी के अंदर, तो अगर ए और बी दोनों के अंदर डायरेक्टर है तो ये ए और बी दोनों हो जाएंगे रिलेटेड पर्सन, ठीक है, बिकॉज मिस्टर कार्तिक इज अ कॉमन डायरेक्टर बिटवीन बोथ दीज एंटिटीज। सो ए एंड बी आर रिलेटेड पर्सन बिकॉज कार्तिक इज कॉमनली डायरेक्टर इन बोथ द कंपनीज। लाइकवाइज कोई मिस्टर गणेश है और गणेश क्या
क्या गणेश कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई के अंदर कुछ पोजीशन होल्ड करता है, यहाँ पे वो सीएफओ की पोजीशन होल्ड कर रहा है और यहाँ पे वो एमडी की पोजीशन होल्ड कर रहा है. इन दिस केस एक्स एंड वाई अगेन आर टू बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पर्सन. लिखा हुआ यहाँ पे एक्स एंड वाई एज रिलेटेड पर्सन. On the other hand, we have P and Q. अब P and Q कंपनी के अंदर प्रतीक ने कुछ कॉमन पोजीशंस होल्ड करके रखी हुई है. यहाँ पे वो सीईओ की पोजीशन पे और यहाँ पे वो बोर्ड मेंबर की पोजीशन पे, अगेन एक कंट्रोलिंग पोजीशन पे. दैट इंडिकेट्स कि प्रतीक डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों कंपनीज को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए दोनों कंपनीज P and Q क्या हो जाएंगी, रिलेटेड पर्सन. हैविंग सेड दैट, अब आगे के कुछ पॉइंट्स है जहां पे कंट्रोलिंग एज वेल एज कंट्रोल्ड एंटिटी का बात कर रहे हैं. ए कंट्रोल कर रहा है और बी कंट्रोल करी जा रही है. सो द कंट्रोलिंग एंटिटी एंड द कंट्रोल्ड एंटिटीज आर टू बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पर्सन. ए अगर बी को कंट्रोल कर रहा है एज वेल एज ए बी को कंट्रोल कर रहा है और बी सी को कंट्रोल कर रहा है, तो ऐसे केस में ए ने बी को कंट्रोल किया, ये तो डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन ए सी को भी कंट्रोल कर रहा है इनडायरेक्टली, इसीलिए ए लिमिटेड एंड सी लिमिटेड आर ऑल्सो टू बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पर्सन बिकॉज ए इनडायरेक्टली कंट्रोल्स सी लिमिटेड. डेफिनेटली बी और सी भी हो जाएंगे क्योंकि ये डायरेक्ट कंट्रोल है और ये भी हो जाएगा डायरेक्ट कंट्रोल. सो मैं डायरेक्ट कंट्रोल का बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इनडायरेक्ट कंट्रोल. ए इज इनडायरेक्टली कंट्रोलिंग सी लिमिटेड, दस ए इनडायरेक्टली कंट्रोल सी और दोनों ए और सी भी रिलेटेड हो जाएंगे. कॉमनली कंट्रोल्ड एंटिटीज, दोनों को कॉमनली ए कंट्रोल कर रहा है. ए ने दोनों के अंदर 25% या उससे ज्यादा का स्टेक रखा हुआ है, दस बी एंड सी दोनों कॉमनली कंट्रोल्ड एंटिटीज आर टू बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पर्सन. अगर ए ने बी और सी दोनों कॉमनली कंट्रोल करे हुए हैं, अगेन बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड आर कॉमनली कंट्रोल्ड एंटिटीज एंड दे आर रिलेटेड पर्सन. दिस टाइम ए ने कंट्रोल किया हुआ है अदरवाइज. पहले वाले केस में 25% या उससे ज्यादा का स्टेक था. अब कहानी में रिवर्स गियर आता है. रिवर्स गियर इज दिस कि अब बी और सी मिलके ए को कंट्रोल कर रहे हैं. सो बी एंड सी आर कॉमनली कंट्रोलिंग एंटिटीज एंड दस दे आर आल्सो टू बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पर्सन. ये रिलेटेड पर्सन का जो मेरा कॉपी नोट्स था, मैंने वहां से भी आपके साथ डिस्कशन उठा लिया. नेक्स्ट इन लाइन वी हैव 15.2 के अंदर इंक्लूजन्स टू द वैल्यू है. कुछ ऐसे ऐसे अमाउंट्स है जो आपको वैल्यू में हमेशा हमेशा ऐड करने पड़ेंगे मेरे दोस्त. सबसे पहला वाला अमाउंट है टैक्सेस अदर देन जीएसटी. देखो 3 एलिमेंट से छोड़ देना. अदर देन जीएसटी मतलब जीएसटी के टैक्स छोड़ देना, जीएसटी का कॉम्पेंसेशन सेस एंड इनकम टैक्स का टीसीएस, ये तीनों अमाउंट्स को छोड़ देना. इसके अलावा कोई भी टैक्स दिखे वैल्यू में ऐड कर देना. ठीक है, मैं बोल रहा हूं कोई भी टैक्स हो सब ऐड कर देना. फिर चाहे म्युनिसिपल टैक्स हो, चाहे ग्रीन टैक्स हो, कोई सरचार्ज हो, कस्टम्स ड्यूटी हो, सब ऐड कर देना. 3 चीजें छोड़ दोगे. जीएसटी के कोई भी टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, कुछ भी, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस, और तीसरा वाला है इनकम टैक्स का टीसीएस. ये तीनों अमाउंट्स को छोड़ दो. अब जो भी दिखे वो वैल्यू में ऐड कर देना. इफ इट इज चार्ज सेपरेटली, अगर सेपरेटली चार्ज हुआ है, क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये जो भी टैक्स का बात कर रहे हैं इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस अबव. अगर ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो वापस से ऐड मत करना, डबल एडिशन हो जाएगा. अगर ऊपर वाले प्राइस के अंदर ये अमाउंट नहीं है तो आपको अलग से ऐड करना चाहिए. दिस इज द एडिशन एज पर 15.2 ए. 3 टैक्स छोड़ के जीएसटी का टैक्स, जीएसटी का कॉम्पेंसेशन सेस एंड इनकम टैक्स का टीसीएस, इसको छोड़ दो, सब ऐड कर देना. कुछ भी नाम दिखे सब टैक्स ऐड कर देना. दूसरा अमाउंट, ऐसा कोई भी अमाउंट जो सप्लायर की लायबिलिटी थी लेकिन रेसिपिएंट ने पे कर दिया. क्वेश्चन को आराम से रीड करना, आराम से रीड करना. 4 पॉइंट्स पे इंस्टीट्यूट आपके साथ एडजस्टमेंट में गड़बड़ क्रिएट करेगा. ध्यान से चारों बात पे ध्यान देना. सबसे पहला वाला अमाउंट, सबसे पहला वाला चेक देखना. ऐसा कोई अमाउंट जो सप्लायर की लायबिलिटी थी एंड सप्लायर की लायबिलिटी थी इन रिलेशन टू सप्लाई, बट वो जो सप्लायर की लायबिलिटी थी वो रेसिपिएंट ने पे कर दिया एंड इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस. अगर चारों पॉइंट चेक हो रहे हैं तो ऐसा वाला अमाउंट आपको ऐड करना पड़ेगा. लेकिन चारों में से कहीं पे भी गड़बड़ हुई तो आपको ऐड नहीं करना है. पहला बात, सप्लायर की लायबिलिटी थी. सर अगर सप्लायर की लायबिलिटी नहीं रेसिपिएंट की लायबिलिटी थी तो ऐड मत करना. इट शुड बी सप्लायर्स लायबिलिटी, सप्लायर वर लायबल टू पे. दूसरा, सप्लायर की लायबिलिटी थी इन रिलेशन टू सप्लाई, इन रिलेशन टू सप्लाई. अगर सप्लायर की लायबिलिटी थी लेकिन इट वाज नॉट इन रिलेशन टू द सप्लाई ट्रांजैक्शन, इट वाज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सम अदर लायबिलिटी, कोई पुराने जमाने की लायबिलिटी थी, बीडे के जमाने की, तो भाई वो सब ऐड करने का जरूरत नहीं है. ऐसा कोई अमाउंट जो सप्लायर की लायबिलिटी थी इन रिलेशन टू सप्लाई. सर सप्लायर की लायबिलिटी इट वाज इन रिलेशन टू सप्लाई एंड सप्लायर ने खुद ही पेमेंट कर दिया. अरे तो फिर ऐड थोड़ा करना है. सप्लायर की लायबिलिटी इन रिलेशन टू सप्लाई, इट इज इनकर्ड और रादर पेड बाय द रेसिपिएंट. रेसिपिएंट ने पे किया तो ही ऐड करना. लेकिन चौथा पॉइंट चेक कर लेना, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस. इफ इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस देन यू आर नॉट सपोज्ड टू ऐड इट. तो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बनाते वक्त कहीं ना कहीं एक पॉइंट मिसिंग कर देगा. चारों पॉइंट जब तक चेक में नहीं मिलेंगे तब तक
आपको ऐड नहीं करना है। सेकंड वाला पॉइंट बोलता है ऐसा कोई अमाउंट जो सप्लायर की लायबिलिटी थी रेसिपिएंट ने पे कर दिया मस्ट बी एडेड टू द वैल्यू। तीसरा पॉइंट इंसिडेंटल एक्सपेंस। इंसिडेंटल एक्सपेंस जैसे कोई भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इन द ट्रांजैक्शन बट ऑल दोज एक्सपेंसेस मस्ट बी चार्ज्ड बाय द सप्लायर। सप्लायर ने रेसिपिएंट से चार्ज किया हुआ है, या फिर एनीथिंग एल्स डन बाय द सप्लायर इन रिलेशन टू सप्लाई एंड इट इज डन बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के जो भी खर्चे सप्लायर ने करे हुए हैं और वो रेसिपिएंट से चार्ज करके मांग लिया तो वो ऐड करना पड़ेगा। सर इफ इट इज नॉट चार्ज्ड बाय द सप्लायर देन यू मस्ट नॉट add it. Sir, if it is incurred before or at the time of supply, then you must add it. But if it is incurred after the supply takes place, then you should not add. जैसे post delivery expenses. Post delivery charges are not to be added to the value. In fact, installation charges होंगे तो आपको वो add कर लेना चाहिए. So installation charges must be added क्योंकि वो composite supply की तरह होता है ना. Principal element is sale of machine. 10 लाख रुपए की मशीन है and उसका ancillary element is मशीन बेचेंगे और आपको इंस्टॉल भी करके देंगे। जैसे टीवी अपने घर पे लगाते हैं तो वो टीवी इंस्टॉलेशन के लिए बंदा आता है, या एसी खरीदते तो एसी इंस्टॉलेशन के लिए आता है। तो ये भले ही आपने आज खरीद लिया एसी और इंस्टॉल करने के लिए वो 3 दिन के बाद में आएगा, बट इट इज अ कंपोजिट सप्लाई जहां पे प्रिंसिपल एलिमेंट इज सेल ऑफ एसी, सप्लाई ऑफ एसी एंड उसका एंसिलरी एलिमेंट इज इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो ये कंपोजिट सप्लाई की तरह होता है, इसीलिए इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको ऐड करने चाहिए। तो बस ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जितने भी पोस्ट डिलीवरी एक्सपेंसेस सब हटा दो, कुछ ऐड करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस है तो वो आपको वैल्यू में ऐड करना चाहिए। लेकिन ऐड करने के पहले देख लेना कि सप्लायर ने रेसिपिएंट से चार्ज किया होगा। अगर सप्लायर ने रेसिपिएंट से चार्ज किया है, कोई भी खर्चा था एंड इट इज डन बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो आपको ऐड कर देना चाहिए इंसिडेंटल एक्सपेंस। अब इंसिडेंटल एक्सपेंसेस की एक बड़ी सी लिस्ट है मेरे पास में, वो भी मैं आपको अभी स्क्रीन में मेरे जो हैंड रिटन नोट्स होंगे वो डिस्प्ले कर दूंगा, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट का बात कर रहे हैं, इनफैक्ट फोर्थ पॉइंट का बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट। अगर सप्लायर ने रेसिपिएंट से पेमेंट मांगा और रेसिपिएंट ने पेमेंट देरी से दिया तो ऐसे केस में सप्लायर उससे चार्ज करता है इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। पैसे देरी से देने की वजह से अगर कुछ इंटरेस्ट या लेट फी अमाउंट चार्ज किया तो वो भी वैल्यू में ऐड करना पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से रीड करना, अगर बोल दिया कि इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी जो भी है वो वेव ऑफ कर दिया था, इट वाज वेव्ड ऑफ बाय द सप्लायर, तो फिर ऐड करने का जरूरत नहीं है। अगर वेव ऑफ कर दिया तो ऐड मत करना, ठीक है सर। अगर ऐड करने का बात आ ही रहा है तो 4 कॉन्टेक्स्ट का ध्यान देना। कॉन्सेप्ट ऑफ डर्ट, पहला, सर इंटरेस्ट अमाउंट के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट बनेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको सेल किया था और उसका सेल प्राइस था 1 लाख रुपीस, लेकिन आपने मेरा पेमेंट टाइम से नहीं दिया तो मैंने आपको 3,000 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया। तो जब मैंने आपको गुड्स बेचे थे तब मैंने इनवॉइस तो 1 लाख का बना दिया था, अब ये 3,000 रुपए के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, तो जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसका नाम है डेबिट नोट। दूसरा, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है तो अज्यूम करना कि ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है इट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अगर कुछ नहीं बोला है तो, अगर क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखा होगा ऑल द फिगर्स अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो फिर आपको वो वाला लॉजिक लगाने का जरूरत नहीं है। इफ इट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स तो आपको एक कुछ इंडिकेटिव वर्ड्स होंगे जहां पे क्वेश्चन आपको इंडिकेट करना चाह रहा है कि ये जो भी अमाउंट है इट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो अगेन मैं कॉपी नोट्स में रेफर करके आपको अभी बता देता हूं कि ये जो सारे इंक्लूसिव वाले वर्ड्स होते हैं ये कौन से होते हैं। अगर ऐसे वर्ड्स लिखें तो समझ जाना कि ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी आपके जो टैक्स का अमाउंट है, सॉरी जो इंटरेस्ट का अमाउंट है इट इज इंक्लूसिव ऑफ द जीएसटी। अगर इंक्लूसिव है तो कितने अमाउंट का जीएसटी उसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर उसका इंक्लूसिव वाला अमाउंट आ रहा है तो वो व्हाट इज द रेट, रेट वही लगा लेना जो मेन ट्रांजैक्शन पे था। अगर मेन ट्रांजैक्शन पे 18% है तो समझ जाना कि इसके अंदर 18% का जीएसटी इंक्लूडेड है। अगर मेन ट्रांजैक्शन पे 12% है तो समझ जाना इसके अंदर 12% का जीएसटी इंक्लूडेड है। टाइम ऑफ सप्लाई, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर दिस इंटरेस्ट अमाउंट, तो ये जो 3,000 रुपए है इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स दिस अमाउंट। सप्लायर को ये अमाउंट 8 अगस्त को लाके दिया गया था तो 8 अगस्त विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर सप्लायर को ये 12 नवंबर को लाके दिया था तो 12 नवंबर हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई फॉर दिस 3,000 रुपीज ऑफ द इंटरेस्ट। मैं वापस से बोल दूं, ये 3,000 रुपए का जो इंटरेस्ट था मेरे एग्जांपल में, इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन सा बनाया जाएगा, डेबिट नोट। दूसरा पॉइंट, अगर कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में तो क्या अज्यूम करेंगे, अज्यूम करेंगे कि ये 3,000 रुपया इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। और अगर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है तो सर कितने रेट का इंक्लूडेड है, तो जो मेन ट्रांजेक्शन पे, अगर मेन ट्रांजेक्शन पे 18% है तो आपको भी 18% इंक्लूडेड है ऐसा मान लेना चाहिए। सर अगर इंक्लूसिव रहेगा तो एक कैलकुलेशन करके आपको बाहर निकालना पड़ेगा अमाउंट 55,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 118, ऐसे करके जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपको वैल्यू में ऐड करना चाहिए। दिस अमाउंट इज इक्वल टू इंक्लूजन टू वैल्यू।
ये अमाउंट आपको वैल्यू में ऐड कर देना चाहिए, ठीक है, ये वाला जो भी आपका मैच करके आएगा, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो सर अगर मान लो इधर 18%, मतलब मान लो क्वेश्चन के अंदर बोला है कि ओरिजिनल ट्रांजैक्शन पे 12% था, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 112 कर देना। अगर ओरिजिनल ट्रांजैक्शन पे 5% जीएसटी था तो यहाँ पे 105 कर देना। ऐसे करके आपको अमाउंट मिलेगा, तो वो आपका अमाउंट हो जाएगा। और व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, जिस दिन सप्लायर को ये पेमेंट रिसीव होगा। उसके बाद में है सब्सिडी का अमाउंट। देखो सब्सिडी अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है तो वैल्यू में ऐड नहीं करना चाहिए, और दूसरी वो वाली सब्सिडी भी ऐड मत करना विच इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्राइस। तो मैं कंक्लूजन देता हूं, अगर सब्सिडी डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्राइस है और वो सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं किसी और ने दिया है तो वो वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा, वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको वापस से मैं यहाँ पे क्लोजर दे देता हूं पॉइंट नंबर 5 का फ्रॉम द नोट्स। तो अभी एक क्लिप ऐड करता हूं और आपको मैं यहाँ पे सारे इंडिकेटिव वर्ड्स बता देता हूं, आपको ये सारा इंसिडेंटल एक्सपेंस के वर्ड्स बता देता हूं, और आपको सब्सिडी के ऊपर जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द कुछ कॉमनली पॉइंट्स जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ये कि इंटरेस्ट जो था, मैंने अभी बताया था इंटरेस्ट अंडर 15(2)D, इसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन में रीड करके पता चलेगा कि इसके लिए आपको क्या इंपैक्ट देना चाहिए। पहली बात, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सप्लायर हैज वेव्ड ऑफ द इंटरेस्ट, तो ऐसे केस में डू नॉट ऐड, ये वैल्यू के अंदर ऐड नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर रेसिपिएंट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रेसिपिएंट हैज पेड द इंटरेस्ट इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, या फिर बोला हुआ है कि द रेसिपिएंट हैज पेड द इंटरेस्ट एज लंप सम इंटरेस्ट, तो भाई साहब ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट या लंप सम इंटरेस्ट का मतलब है कि जो भी इंटरेस्ट है दैट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इसके अंदर जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, अब आप इसको बाहर निकालोगे। रेसिपिएंट रिफ्यूजेस टू पे द जीएसटी कंपोनेंट सेपरेटली, उसने बोला कि मैं जीएसटी अलग से नहीं दूंगा, तो वो जो 3000 रुपए है ना उसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है, अब वो अलग से कुछ नहीं देने वाला है, तो ये 3000 रुपए के अंदर जीएसटी भी है और वैल्यू भी है, एंड इट इज टेकन एज इट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अब आपको कैलकुलेट करके बाहर निकालना पड़ेगा अमाउंट। लाइकवाइज अब क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसी बातें जहां पे बोल रहा है क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट वेदर इट इज इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, बट एक जीएसटी रेट क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन में फर्स्ट 2 लाइंस या लास्ट 2 लाइंस में कहीं पे जीएसटी रेट लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन इज वेरी साइलेंट। तो अगर जीएसटी रेट क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं है तो अज्यूम करना कि इट इज इंक्लूसिव ऑफ, जो इंटरेस्ट है 3000 का, इट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, एंड देयर इज नो सच रेट इन गिवन इन द क्वेश्चन, तो आपको अलग से अज्यूम नहीं करना है कि कुछ भी नहीं है तो मैं अज्यूम कर लेता हूं, कोई रैंडम रेट्स अज्यूम नहीं कर सकते हो, ठीक है। या फिर रेसिपिएंट हैज अग्रीड टू पे जीएसटी कंपोनेंट सेपरेटली, रेसिपिएंट बोल रहा है कि मैं जीएसटी अलग से दे दूंगा, तो ये 3000 रुपए रखो और जीएसटी अलग से दूंगा। इन दोनों ही केसेस में जीएसटी अमाउंट, जो भी वैल्यू आपको इंटरेस्ट का 3000 रुपए दिया हुआ है, इट इज एक्सक्लूडिंग द जीएसटी। अब आपको क्या करना चाहिए, तो देखो अगर एक्सक्लूडिंग जीएसटी वाला फिगर है 3000 है, तो सीधा अपने वैल्यू वाले उसमें ऐड कर देना, ठीक है, जो भी आप टेबल बना रहे हो, सिंपली ऐड द वैल्यू टू ऑफ द गिवन इंटरेस्ट एंड देयर इज नो मैथ्स नीडेड। बट इफ इट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, वो जो भी 3000 है, इट इज इंक्लूडिंग जीएसटी, देन यू विल हैव टू डू द मैथ एंड देन यू हैव टू कंप्यूट द वैल्यू एंड देन ऐड द अमाउंट टू द टेबल, ओके। मैथ्स क्या करना होगा, वेरी सिंपल मैथ्स, एवरीबॉडी नोज दिस। सर अगर मान लो 1000 रुपए है एंड इट इज इंक्लूसिव ऑफ 12% जीएसटी, तो मुझे तो वैल्यू निकालना है, चैप्टर का नाम ही है वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो मैं लूंगा 1000 इंटू 100 बाय 112, ऐसे केस में 893 मेरे आंसर में जाएगा। अगर 2600 है इंक्लूडिंग 18% जीएसटी, तो 2600 इंटू 100 बाय 118 करूंगा और जो 2203 आएगा ये वैल्यू में ऐड करूंगा। अगर 8200 पे 5% जीएसटी इंक्लूडेड है तो 8200 इंटू 100 बाय 105, ऐसे करके 7810 आएगा, वो मुझे वैल्यू में ऐड करना होगा। तो व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई बाय 100, आपको जो भी आंसर मिलेगा वो वैल्यू का मिलेगा। व्हेनेवर यू मल्टीप्लाइड बाय द जीएसटी रेट, आपको जो भी अमाउंट मिलेगा वो जीएसटी कंपोनेंट मिलेगा। हालांकि जो डिनोमिनेटर है उसमें 112 112 118 118 105 105, डिनोमिनेटर तो कॉमन है। अगर न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वैल्यू आएगा और वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर के लिए काम का आएगा, और अगर न्यूमरेटर में आपने जीएसटी रेट लगाया तो आपको जीएसटी कंपोनेंट आएगा। तो जहां पे भी अमाउंट पूछते हैं कि बताओ इसके ऊपर जीएसटी कितना रहेगा, तब आपको ये कैलकुलेशन रहेगा। सो फॉर वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर आपकी जो कैलकुलेशन रहेगी वो ये वाली रहेगी, बिकॉज यू वांट द वैल्यू। सो व्हाट यू विल डू इज, आपको जो भी ऐसा अमाउंट दिया जो इंक्लूडिंग जीएसटी है, इनटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस जीएसटी रेट करके अमाउंट निकालोगे, ठीक है। हैविंग सेड दैट, अब आपको आगे बताता हूं मैं सब्सिडी के बारे में, ठीक है।
लेकिन सब्सिडी के पहले बता दूं आपको, वो वाले नाम जो आपको इंक्लूजन्स वाले जो होते हैं, जो आपको इंसिडेंटल एक्सपेंसेस वगैरह के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ बोला है, कंसल्टेंसी चार्जेस इन रिलेशन टू इंस्टॉलेशन, ये इंसिडेंटल एक्सपेंस है, ऐड कर दो। डिजाइनिंग, ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग चार्जेस, टेस्टिंग चार्जेस, फ्रेट दैट इज ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज फ्रॉम द सेलर्स प्रीमाइसेस टू द बायर्स प्रीमाइसेस, लेकिन ये तब ऐड होगा जब 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 ये FOR बेसिस का है, FOR बेसिस का है, ये आपको अभी थोड़ी देर के अंदर समझ में आ जाएगा। इंश्योरेंस चार्जेस है, वो भी ऐड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा, बट इफ इट इज वेव्ड ऑफ तो फिर आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्शन चार्जेस ऐड करोगे, लोडिंग एंड वेटमेंट चार्जेस, प्राइमरी पैकिंग, प्रोटेक्टिव पैकिंग, एनी अदर एक्सपेंस इनकर्ड बाय द सप्लायर टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस और बोथ, सब ऐड करना पड़ेगा। एनी अदर एक्सपेंस इनकर्ड बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर इन रिलेशन टू सप्लाई, तो ये भी आपको वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। लेकिन सब्सिडी के बारे में आपको कितना ऐड करना है, इसके लिए अभी सब्सिडी का एक चार्ट समझेंगे। सारे के सारे टैक्सेस ऐड कर दो, लेकिन जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस एंड इनकम टैक्स का TCS छोड़ देने के बाद जो भी ऐड दिखे, इफ इट इज चार्ज सेपरेटली देन यू मस्ट ऐड इट टू द वैल्यू। और अगर डिस्काउंट है बिफोर और एट द टाइम वाला एंड इट इज ऑल्सो रिकॉर्ड इन द इनवॉइस, तो ऐसे डिस्काउंट को आपको लेस करके एक्सक्लूड करके बाहर निकालना है। ये भी आप अभी थोड़ी देर के अंदर एक्सक्लूजन वाले सिस्टम में समझ जाओगे। अब आते हैं सब्सिडी के बारे में बात करते हैं। सब्सिडी आपको दो तरीके की देखने को मिलती है, एक ऐसी सब्सिडी विच इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्राइस, और दूसरी वो विच इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्राइस। जो दूसरी वाली है उसको हम लोग कई बार अलग अलग नाम से जानते हैं। इसको ब्लैंकेट सब्सिडी, एडहॉक सब्सिडी, लमसम सब्सिडी भी बोला जाता है। देखो, विच इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्राइस, ये वाली सब्सिडी तो कभी भी आपको वैल्यू में ऐड नहीं करनी है, चाहे फिर वो आपको CGST से मिले, चाहे कोई भी अदर पर्सन से मिले। इफ इट इज सब्सिडी विच इज नॉट लिंक्ड विद द प्राइस, देन यू शुड नॉट add it to the value. If it is subsidy received from the government, then you should not add it to the value. Never add it to the value. कभी ऐड मत करो, फिर चाहे वो डायरेक्टली लिंक वाली हो चाहे नॉट डायरेक्टली लिंक वाली हो। तो मैं बोलूं CGST से जो सब्सिडी मिलेगी वो ऐड मत करो, एंड सब्सिडी विच इज नॉट डायरेक्टली लिंक विद द प्राइस वो भी ऐड मत करो। तो सर एक ही चीज बच जाती है, सब्सिडी विच इज रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन गवर्नमेंट CGST, एंड दैट सब्सिडी इज टू बी एडेड इफ इट इज अ डायरेक्टली लिंक विद द प्राइस। तो मैं बोलूं डायरेक्टली लिंक विद द प्राइस वाली सब्सिडी और देने वाला कोई भी पर्सन अदर देन CGST, देन डेफिनेटली आपको वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा का मतलब ये होता है कि इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू, इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू, वैल्यू के अंदर वो होना चाहिए। ओके, अगर वो ऑलरेडी है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो वापस से ऐड करने का जरूरत नहीं है, होना चाहिए। इफ इट इज ऑलरेडी देयर देन यू मस्ट नॉट ऐड इट वापस से। इसका मतलब इसका मतलब होता है कि वैल्यू के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर वैल्यू के अंदर है तो निकाल के बाहर करना पड़ेगा, और अगर वैल्यू के अंदर है ही नहीं तो फिर कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है। नाउ अगर ये वाली सब्सिडी है विच इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्राइस, उसके बारे में इंस्टीट्यूट जब भी क्वेश्चंस बनाता है तो अलग अलग वर्ड्स यूज करता है, उसको कैसे डिकोड करोगे। अगर क्वेश्चन में वर्ड लिखा हुआ है कि जो सब्सिडी का अमाउंट आपको बता रहे हैं, जो अमाउंट ऑफ सब्सिडी है, इट इज ऑलरेडी कंसीडर्ड इन द प्राइस, इट इज कंसीडर्ड इन द प्राइस, और इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्राइस, और इट इज एडजस्टेड फ्रॉम द प्राइस, या फिर जो प्राइस दिया है इट इज नेट ऑफ सब्सिडी। इट इज कंसीडर्ड, एक्सक्लूडेड मतलब सब्सिडी का अमाउंट हमने माइनस कर लिया है, अज्यूम दैट दी सब्सिडी का अमाउंट इज ऑलरेडी एक्सक्लूडेड। तो पॉइंट नंबर 1 और 2 के अंदर जो भी वर्डिंग्स आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सब्सिडी का अमाउंट ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, और अगर ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है तो आपको क्या करना चाहिए। सर CGST से वो प्राइस लिंक्ड वाली सब्सिडी आई थी और ये लोग बोल रहे हैं कि हमने ऑलरेडी एक्सक्लूड कर लिया है, अच्छी बात है, वैसे भी वैल्यू के अंदर नहीं होनी चाहिए, और अगर एक्सक्लूड कर दिया है तो बढ़िया है, अब मैं कोई भी इफेक्ट नहीं दूंगा। लेकिन अगर वो किसी NGO से, कोई ट्रेड एसोसिएशन से, लेकिन CGST नहीं कहीं और से आई थी, और वो ये लोग बोल रहे हैं कि हमने एक्सक्लूड कर लिया, तो भाई वो एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए था, बिकॉज इट शुड बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द वैल्यू। तो अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने माइनस कर दिया तो हम उसको ऐड करके वापस लेके आएंगे, बिकॉज इट शुड बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द वैल्यू। इसीलिए मैंने नीचे एक टेबल बनाया है, इफ इट इज अंडर केस 1 एंड केस 2 एंड इट इज गिवन बाय CGST देन नो एक्शन, कुछ मत करो, बट इफ इट इज गिवन बाय एनी अदर पर्सन देन यू शुड ऐड इट बैक। ये आपको केस 1 और केस 2 की बातें मैंने समझाई। अब आपको बताता हूं केस 4 एंड 5 कंप्लीटली ऑपोजिट। सेज अगर ऐसी कोई सब्सिडी है विच इज नॉट कंसिडर्ड इन द प्राइस और नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्राइस और नॉट एडजस्टेड, या फिर जो प्राइस है द प्राइस इज ग्रॉस ऑफ सब्सिडी, इन ऑल दीज केसेस अब तक सब्सिडी माइनस नहीं करी है, अज्यूम दैट द सब्सिडी इज नॉट येट डिडक्टेड। और अगर नॉट येट डिडक्टेड है तो आपको क्या करना चाहिए। सर CGST वाली आई थी तो डिडक्ट करके बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू में नहीं होना चाहिए, और अगर NGO
एनजीओ वाली आई थी और बोल रहे डिडक्ट नहीं किया है, तो अच्छी बात है, वैसे भी नहीं डिडक्ट करना है, वैल्यू में होना चाहिए, टेक नो एक्शन। तो देखो अगर सीजीएसजी से आई थी तो सब्ट्रैक्ट करके बाहर निकाल दो, और अगर एनजीओ वगैरह से आई थी तो इन्होंने माइनस नहीं किया तो आप भी कुछ मत करो, नो एक्शन टू बी टेकन। अब एक थर्ड वाला पॉइंट है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, प्राइस गिवन इज एक्सक्लूसिव ऑफ सब्सिडी, मतलब इसका मतलब ये कि प्राइस के अंदर जो सब्सिडी का इफेक्ट है वो अब तक नहीं दिया है, प्राइस के अंदर सब्सिडी का इफेक्ट नहीं दिया है, एक्सक्लूसिव ऑफ सब्सिडी, और सब्सिडी का इफेक्ट नहीं दिया है तो हम देखेंगे, हमको देना है तो देंगे, नहीं देना है तो नहीं देंगे। अगर सीजीएसजी से आई है और ये लोग बोल रहे इफेक्ट नहीं दिया है तो हम दे देते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट करके बाहर निकालते हैं, और अगर एनजीओ से आई थी और इफेक्ट नहीं दिया है तो अच्छी बात है, देना भी नहीं चाहिए था, वी विल टेक नो एक्शन। इनफैक्ट आपको पॉइंट नंबर 3, 4, 5 के अंदर जो भी वर्डिंग्स दिख रहे हैं उसका मतलब ये कि सब्सिडी का इफेक्ट नहीं दिया है, और अगर सीजीएसजी से था तो माइनस करके बाहर निकालो, और अगर किसी एनी अदर पर्सन से था तो कोई इफेक्ट देने की जरूरत भी नहीं है, जैसा है वैसा ही छोड़ दो, इग्नोर दैट एडजस्टमेंट। ओके, दिस वाज फॉर केस नंबर 3, 4, 5. Okay, so here I have taken a complete idea about the value of supply and all the subsidies जिसका मैं बात कर रहा था। अब मैं आगे जो भी डिस्कशन है वो क्लिप में ऐड कर देता हूं। नेक्स्ट इन लाइन वी हैव 15.3, और 15.3 बताता है एक्सक्लूजन फ्रॉम द वैल्यू। दो ऐसे अमाउंट से जो वैल्यू में से माइनस करके बाहर निकाल देने चाहिए। सबसे पहला वाला है डिस्काउंट और दूसरा भी है डिस्काउंट। पहले एक नॉर्मल डिस्काउंट है और दूसरा पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। पहला वाला जो डिस्काउंट है, ये वाले डिस्काउंट दिए जाते हैं बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और ये वाले डिस्काउंट्स को अगर माइनस करना है तो बस एक ही कंडीशन है, दैट दीज काइंड ऑफ डिस्काउंट शुड बी शोन इन द इनवॉइस, इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। तो अगर डिस्काउंट दिए जा रहे हैं बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ऐसे डिस्काउंट्स को माइनस कर सकते हो इफ इट इज शोन और रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। अगर इनवॉइस में मेंशन किया हुआ है तो माइनस कर सकते हो। दूसरे होते हैं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। ये सप्लाई का ट्रांजैक्शन खत्म हो जाने के बाद दिए जाते हैं, और ऐसे डिस्काउंट्स को माइनस करने के लिए 3 कंडीशंस है। तीनों की 3 कंडीशन मैच होनी चाहिए, और अगर तीनों की 3 कंडीशन मैच होगी तो ऐसे वाले डिस्काउंट्स को वैल्यू में से माइनस कर सकते हैं, वरना तो ऐसे वाले डिस्काउंट्स को वैल्यू में से माइनस नहीं कर सकते। सबसे पहला वाला पॉइंट, अगर कोई डिस्काउंट पोस्ट सप्लाई वाला डिस्काउंट है तो सबसे पहली पॉइंट, इट शुड बी गिवन इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट। भले ही फ्यूचर में आने वाला है डिस्काउंट, लेकिन आज जब मैं सप्लाई कर रहा हूं तो मेरा सामने वाले के साथ में एक अग्रीमेंट हो चुका है कि फ्यूचर में हम लोग एक डिस्काउंट कैलकुलेट करने वाले हैं। सो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट तो है, बट इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट, एंड द ब्लडी एग्रीमेंट शुड बी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ सप्लाई। आज जिस दिन मैं सप्लाई कर रहा हूं, आज एटलीस्ट एग्रीमेंट तो है हमारे बीच में। सप्लाई फ्यूचर डेट पे आएगा, लेकिन आज एटलीस्ट हमारे पास में एक अग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, डिस्काउंट ऐसा होना चाहिए which can be calculated invoice wise। इनवॉइस वाइज कैलकुलेट हो पा रहा है तो ऐसे वाले डिस्काउंट्स फिर भी ठीक है, लेकिन अगर वो वाले डिस्काउंट से जो लमसम डिस्काउंट होते हैं कि ठीक है 2000 कम कर देना, माइनस 5000 का डिस्काउंट दे रहे हैं, 2000 का डिस्काउंट दे रहे हैं, या 8000 का डिस्काउंट दे रहे हैं, ऐसा वाला नहीं चलेगा। इसको लमसम बोलते हैं, कुछ भी XYZ अमाउंट, ये वाले नहीं चलेंगे। पर्टिकुलर इनवॉइस पे, इनवॉइस नंबर 1 पे कितना परसेंट, इनवॉइस नंबर 3 पे कितना, इनवॉइस नंबर 9 पे कितना, तो अलग अलग इनवॉइस पे कितना कितना डिस्काउंट है, ऐसा वाला डिस्काउंट होगा तो ही माइनस कर सकते हैं। डिस्काउंट कैन बी वर्कड आउट इनवॉइस वाइज। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, सामने वाले ने प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना चाहिए। तो अगर मैंने 1 लाख रुपए का बिजनेस किया हुआ है और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दे रहा हूं उसको मैं 10,000 रुपीज का, तो जो 10,000 रुपीज का डिस्काउंट दिया है उसके लिए फ्यूचर में मैं एक डॉक्यूमेंट बना के दूंगा, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट विल बी इशूड बाय द सप्लायर, और जो भी मैं क्रेडिट नोट बना करके दूंगा उस क्रेडिट नोट के ऊपर जो भी जीएसटी अमाउंट लिखा हुआ है वो 10,000 रुपए का डिस्काउंट होगा, और उसके ऊपर 10,000 रुपए की अकॉर्डिंगली जीएसटी होगी। तो वो जो भी क्रेडिट नोट के ऊपर का जीएसटी है वो उसने रिवर्स करना चाहिए। तो देखो टेक्निकल बात तो ये कि मेरे इनवॉइस पे जो जीएसटी है उसका वो आईटीसी ले लेता है, लेकिन मेरे क्रेडिट नोट जो कि डिस्काउंट के लिए बनाया गया था उस क्रेडिट नोट के ऊपर का आईटीसी उसको रिवर्स करना चाहिए। अगर सामने वाला आईटीसी रिवर्स कर देगा ऑन द डिस्काउंट अमाउंट तो फिर ऐसे वाले केस में मेरा लाइबिलिटी रिड्यूस हो पाएगा। तो मैं वापस आपको बोल दूं कि अगर मुझे मेरा जीएसटी लाइबिलिटी रिड्यूस करना है, आई वांट टू पे टैक्स एट द लोअर अमाउंट, ठीक है, क्योंकि मैंने डिस्काउंट दिया हुआ है, तो ऐसे केस में तीनों कंडीशन कंप्लाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन, डिस्काउंट ऐसा होना चाहिए विच शुड बी इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट इज एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ सप्लाई। दूसरा, डिस्काउंट की कैलकुलेशन होनी चाहिए इनवॉइस वाइज, और तीसरा, सामने वाले ने प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना चाहिए ऑन द डिस्काउंट अमाउंट। अगर ये तीनों कंडीशंस कंप्लाई होती है तो मैं डिस्काउंट अमाउंट अपने वैल्यू में से माइनस कर सकता हूं और नेट पे जीएसटी पे कर सकता हूं। आई एम अलाउड टू रिड्यूस माय लायबिलिटी। ओके, ये तब हो सकता है जब ये तीनों कंडीशंस कंप्लाई हो रही है, और अगर एक भी कंप्लाई नहीं हो रही है तो आपको डिस्काउंट माइनस करना अलाउड नहीं है। ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है। और सर इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, मैं बात कर रहा हूं इसकी पोस्ट सप्लाई की, तो इसकी थियरी कंटेंट को अच्छे से पढ़ लेना। इसके ऊपर सम्स तो आपको कहीं ना कहीं उसका एडजस्टमेंट दिखता है, लेकिन आपको इसके
ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन, एक थियरी क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। सो अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो यू शुड बी एबल टू हैंडल इट। इसके बाद में आपके पास में कुछ सर्कुलर्स हैं और कुछ क्लेरिफिकेशंस हैं, जैसे ऐसा एक होता है FOR वर्सेस एक्स फैक्ट्री। FOR वर्सेस एक्स फैक्ट्री डिलीवरी मतलब क्या? देखो, एक्स फैक्ट्री डिलीवरी मतलब मैं डिलीवरी फैक्ट्री गेट पे ही देने वाला हूं, इसके बाद का जो भी खर्चा है वो मैं नहीं उठाने वाला हूं, इसके बाद का खर्चा है वो सामने वाला रेसिपिएंट उठाएगा। सो इफ आई हैव मेड एन अग्रीमेंट कि मैं एक्स फैक्ट्री डिलीवर करने वाला हूं, तो मेरी डिलीवरी सामने वाले को फैक्ट्री गेट पे ही हो गई है और डिलीवरी के बाद के खर्चे ऐड नहीं करने चाहिए। देखो मैंने ऊपर लिखा भी है, पोस्ट डिलीवरी चार्जेस आर नॉट टू बी एडेड टू द वैल्यू, ऑल द एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो एक्स फैक्ट्री बेसिस में क्या होता है, इधर देखो आप, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर एक्स फैक्ट्री, तो ऐसे केस में मैंने मेरे फैक्ट्री गेट पे डिलीवर कर दिया है, अब इसके बाद के जो भी खर्चे वो मुझे वैल्यू में ऐड नहीं करने चाहिए। मान लो इसके बाद ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो हो रहा है वो रेसिपिएंट बोल रहा है कि मैं खुद ही कर लूंगा, तो फिर वो वाला अमाउंट उसने करना है, वही पे कर देगा। और इसको ये बोल के भी ऐड मत करना कि सप्लायर की लायबिलिटी थी और रेसिपिएंट ने पे कर दिया वो ट्रांसपोर्ट वाले को पेमेंट। भाई मेरी कभी लायबिलिटी नहीं थी, मैंने बोला था मेरे फैक्ट्री गेट पे डिलीवर कर दूंगा, इसके बाद का जो भी खर्चा है तू ही खुद ही उठाने वाला है, तो वो लायबिलिटी उसी की थी, उसी ने पे किया हुआ है। तो ना आप 15(2)(b) के हिसाब से इसको इंक्लूड करना और ना ही इंसिडेंटल एक्सपेंस, क्योंकि इंसिडेंटल एक्सपेंस बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद के खर्चे ऐड मत करो। तो ना वो डिलीवरी के बाद के खर्चे को ऐड करने के लिए अलाउड है हम लोग को, और ऐसा कोई अमाउंट जो सप्लायर की लायबिलिटी है, लेकिन मेरी तो थी नहीं, उसी की थी। तो मतलब एक्स फैक्ट्री बेसिस का जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद में जो भी ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे होते हैं वो वैल्यू में ऐड नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। लेकिन अगर वो एक्स फैक्ट्री है, अगर FOR बेसिस पे है, देखो FOR बेसिस पे मतलब क्या होता है, FOR मतलब मैंने सामने वाले को बोला कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे गोडाउन, तेरे वेयरहाउस तक डिलीवर करके दूंगा। अब मैंने बीड़ा उठाया, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कि मैं आपके प्रीमाइसेस तक डिलीवर करूंगा। तो जब तक मैं उसकी प्रीमाइसेस तक पहुंचाता नहीं हूं तब तक डिलीवरी नहीं होगी, एंड ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मस्ट बी एडेड। तो जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है ये भी मुझे वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक कोई भी डिलीवरी नहीं हुई है। ठीक है, सो बस इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि जो डिलीवरी का पॉइंट है वो सामने वाले का प्रीमाइसेस है, और जब तक वहां पे पहुंचते नहीं है सारे खर्चे ऐड करने पड़ेंगे। तो ऐसे केस में जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है ये वैल्यू में ऐड किया जाएगा, लेकिन एक्स फैक्ट्री केसेस में ट्रांसपोर्ट का खर्चा वैल्यू में ऐड नहीं होता। इसी के लिए नीचे एक आपको क्लेरिफिकेशन भी मैंने लिख के रखा है, जो भी मैंने वर्बली एक्सप्लेन किया वो सब के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सो ये वाला पॉइंट एंड पॉज करके रीड कर लो, और फिर ये वाला पॉइंट ये भी पॉज करके रीड कर लो। अब मैं आपको बताता हूं वो 3 ऐसे जो डिस्काउंट्स है जिनके बारे में अलाउड है कि नहीं है डिडक्ट करना। ये वाला 3 अलग अलग तरीके के डिस्काउंट्स है। पहला है स्टैगर्ड डिस्काउंट, इसको बोलते हैं बाय मोर सेव मोर डिस्काउंट। ऐसे डिस्काउंट्स को आप माइनस कर सकते हो, क्योंकि ये वाले डिस्काउंट्स दिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ सप्लाई, एंड ये वाले डिस्काउंट्स को इनवॉइस में मेंशन भी किया जाता है, तो ऐसे डिस्काउंट्स को माइनस कर सकते हैं। दूसरे होते हैं पीरियोडिक या फिर ईयर एंड या फिर वॉल्यूम डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट्स होते हैं ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स की तरह होते हैं, और ऐसे डिस्काउंट्स यूजुअली इंडस्ट्री में होते ही है। तो दोनों जो सप्लायर और रेसिपिएंट है दोनों के बीच में यूजुअली इसके लिए एक अग्रीमेंट हो जाता है कि फ्यूचर में हम लोग ईयर एंड में साल खत्म होने के टाइम पे या फिर पीरियोडिक 6 महीने के बाद में अपन डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। सो देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द 2 पार्टीज। तो प्रोविजन यही बोलता है कि अगर आप चाहो तो इसको भी आप वैल्यू में से माइनस कर सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड दे सेटिस्फाई द पैरामीटर्स ऑफ 15(3), मतलब बाकी 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दैट इज डिस्काउंट कैन बी कैलकुलेटेड इनवॉइस वाइज एंड सामने वाला प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर रहा है। अगर तीनों कंडीशंस मैच होती है तो इसको माइनस करना अलाउड है। तो स्टैगर्ड डिस्काउंट्स जो होते हैं बाय मोर सेव मोर वाले, ये तो माइनस कर ही सकते हैं बिकॉज इट इज बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड इट इज शोन इन द इनवॉइस। पीरियोडिक या ईयर एंड डिस्काउंट ये पोस्ट सप्लाई होते हैं, लेकिन यूजुअली इनके लिए अग्रीमेंट होता है, तो बाकी दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है तो ये भी माइनस कर लो। सेकेंडरी डिस्काउंट्स कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू, इसको माइनस करना अलाउड नहीं है, क्लियरली बोल दिया, बिकॉज सेकेंडरी डिस्काउंट्स के लिए यूजुअली कभी भी दोनों पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ गुड्स बेचे हैं जिसकी वैल्यू है 2 लाख रुपीज। नाउ आफ्टर आई हैव डन द ट्रांजैक्शन विद यू, और मैंने 2-3 महीने से आपको पेमेंट के लिए बोल रहा था और आपने पेमेंट नहीं दिया मेरे को। फाइनली पेमेंट देने के लिए आपने मेरे को बोला कि ठीक है आज एक दिन पेमेंट देता हूं मैं, लेकिन पेमेंट के टाइम पे आप बहुत बोलने लगे कि डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। मैंने बोला ठीक है यार 5,000 कम दे, लेकिन देके खत्म कर अभी। तो ये वाला जो डिस्काउंट है इसके लिए पहले कभी भी हमारे बीच में बात नहीं हुई थी, देयर वाज नो अग्रीमेंट। पहली बात तो पोस्ट सप्लाई है, सप्लाई हो चुका आप डिस्काउंट मांग रहे हो। दूसरी बात पोस्ट सप्लाई में भी देयर शुड बी एन अग्रीमेंट, और आपके और मेरे बीच में कभी भी अग्रीमेंट नहीं था, तो
ऐसे केस में सेकेंडरी डिस्काउंट जो है ये माइनस करना अलाउड नहीं है, बिकॉज सबसे पहली ही कंडीशन यहाँ पे मैच नहीं होती, देयर इज नो अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। ओके, सो ये वाला हुआ कौन कौन से डिस्काउंट माइनस कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं माइनस कर सकते। उसके बाद नो क्लेम बोनस है। नो क्लेम बोनस के लिए तो मैंने ऑलरेडी आपको सप्लाई चैप्टर के अंदर पढ़ा दिया था, समझा दिया था, तो आप मेरे सप्लाई चैप्टर का अगर रिवीजन वीडियो देखोगे तो आपको वहीं पे समझ के अंदर आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे इसका एक सिंपल सा कंक्लूजन बता देता हूं जो आपको यहाँ पे हाइलाइटर के अंदर दिख रहा है। नो क्लेम बोनस का क्या सीन है, तो देखो हुआ क्या कि कोई यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी बनाया हुआ है, रेफर क्षितिज चार्ट। तो हुआ क्या, एक इंश्योरेंस कंपनी है और इंश्योरेंस कंपनी ने क्षितिज को इंश्योरेंस बेचा था, इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करी थी, मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी थी। लेकिन टचवुड क्षितिज कभी बीमारी नहीं हुआ, अब कभी बीमारी नहीं हुआ तो उसको हॉस्पिटल एडमिट ही नहीं होना पड़ा, और अगर हॉस्पिटल ही नहीं एडमिट हुआ तो उसका कभी भी कोई खर्चा नहीं हुआ विद रिस्पेक्ट टू हॉस्पिटलाइजेशन। ऐसे केस में जो भी प्रीमियम पे करना होता है वो बैक टू बैक, अगर 3 साल तक अगर आप कंपनी से इंश्योरेंस नहीं क्लेम कर रहे हो तो कंपनी आपको नो क्लेम बोनस देती है। नो क्लेम बोनस मतलब अच्छा है 3 साल से आपने क्लेम नहीं किया तो दिस टाइम हम आपको एक बोनस एलिमेंट देते हैं। आप हर साल जो प्रीमियम पे करते थे 8,000, इस बार आप प्रीमियम पे करना 7,200, 800 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये जो 800 रुपया दैट इज 8,000 का 10% जो नो क्लेम बोनस के तौर पे दिया था, इसको वैल्यू में से माइनस कर सकते हैं, इसको वैल्यू में से माइनस करना अलाउड है, बिकॉज नो क्लेम बोनस इज अ काइंड ऑफ अ डिस्काउंट एंड इट इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। और क्योंकि ये बिफोर और एट द टाइम होता है और इनवॉइस के अंदर मेंशन होता है, इसलिए इसको माइनस करना अलाउड है। ये इसका कंक्लूजन है, ठीक है। नीचे आपको बस यही पॉइंट मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट के अंदर समझाया है, वो याद होगा, वो 4 कंडीशन, ऐसा कोई अमाउंट जो सप्लायर की लायबिलिटी थी इन रिलेशन टू सप्लाई, रेसिपिएंट ने पे कर दिया एंड इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। वही चीज जब मैंने मॉड्यूल पढ़ा तो मॉड्यूल के अंदर इंस्टीट्यूट ने कुछ ज्यादा क्लैरिटी करके बताया था, तो मैंने बस उसको बोल दिया कि ध्यान देना यहाँ पे, ऐसा कोई अमाउंट जो सप्लायर की लायबिलिटी थी, सप्लायर वाज अंडर कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी टू पे दिस एंड दिस अमाउंट इज इन रिलेशन टू सप्लाई। तो जो 4 में से पहली 2 कंडीशन है, इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल के अंदर इन 2 वर्ड्स पे बड़ा फोकस किया था, और जब भी इंस्टीट्यूट किसी वर्ड पे फोकस करता है तो फिर वो उसका क्वेश्चन भी बनाता है। तो ध्यान देना किसकी लायबिलिटी थी, सप्लायर की, एंड द सप्लायर लायबिलिटी वाज इन रिलेशन टू सप्लाई। अगर सप्लायर की लायबिलिटी नहीं थी तो ऐड मत करना, अगर थी लेकिन इट वाज नॉट इन रिलेशन टू सप्लाई तो भी ऐड मत करना। ये 2 और बाकी के 2, 4 मैच होनी चाहिए। इसके बाद में आपका जो सर्कुलर आता है, उस सर्कुलर के अंदर कुछ बातें हैं। यहाँ पे एक नया सर्कुलर आया है और इसके अंदर 3 अलग अलग तरीके के क्लेरिफिकेशन है, ठीक है। सबसे पहला क्लेरिफिकेशन क्या बोलता है सर, पहला क्लेरिफिकेशन ये बोलता है कि अगर मान लो कभी किसी को डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट देने की वजह से मैंने उसको एक क्रेडिट नोट इशू किया। क्रेडिट नोट इशू करने में क्या होता है ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने 20 लाख रुपए का बिजनेस किया था, ठीक है, एंड दिस वाज अ पोस्ट सप्लाई काइंड ऑफ अ थिंग। तो मैंने सामने वाला, से फॉर एग्जांपल मेरे 2 दोस्त हैं, एक है मिस्टर अश्विन और दूसरा है मिस्टर सुमित। अब अश्विन और सुमित क्या है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये लोग ने बोला कि हरीश तेरे से हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं, कुछ डिस्काउंट दे दे। मैंने बोला डिस्काउंट अभी नहीं दूंगा, जब तुम लोग इतना इतना बिजनेस कर लोगे ना, मेरे से 15 लाख रुपए का बिजनेस करोगे 6 महीने के अंदर, तो मैं तुमको उसके बाद डिस्काउंट दूंगा, अभी कुछ नहीं दूंगा, अब 1 लाख रुपए के ऑर्डर पे नहीं दूंगा। इसने क्या किया, अश्विन और सुमित ने, ये लोग ने एक्चुअली मेरे को 6 महीने के बाद अप्रोच किया और बोला देख हम लोग ने तेरे से हर बार थोड़ा थोड़ा करके 20 लाख रुपए का परचेज कर लिया, सो वी डन अ गुड बिजनेस विथ यू, नाउ यू गिव अस द डिस्काउंट। मैंने बोला ठीक है काम करते हैं, मैं तेरे को डिस्काउंट देता हूं, मैं तेरे को 2 लाख रुपए का डिस्काउंट देता हूं, दैट इज 10%। तो 20 लाख रुपए के ऊपर 10% का डिस्काउंट देकर के 18 लाख पे आ गया। अब एक कैलकुलेटर लेके कहानी समझो, 20 लाख रुपए के ऊपर अगर मैंने उसको सेल्स किया था तो मैंने उससे 20 लाख रुपए ले लिए थे और मैंने जीएसटी भी ले ली। अब 20 लाख रुपए मैंने जेब में रखे और 20 लाख रुपए के ऊपर जो जीएसटी होती है 3,60,000 वो मैंने जमा कर दिया गवर्नमेंट के पास। लेकिन अब हो क्या रहा है, अब डिस्काउंट करने के बाद मेरा ट्रांजेक्शन आ जाता है 18 लाख पे, क्योंकि नाउ माई ट्रांजेक्शन इज नॉट एट 20 लाख, इट इज ओनली एट 18 लाख, 2 लाख रुपए डिस्काउंट हो गया। तो अब मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूं कि सर सुनो, मैंने अश्विन और सुमित वाले केस में ट्रांजैक्शन करते वक्त हर बार छोटे छोटे इनवॉइस पे मैंने वैल्यू लिया और जीएसटी भी लेके वैल्यू जेब में रखा, जीएसटी आपको जमा करा। ये टोटल वैल्यू हो गया था 20 लाख और उसके ऊपर जीएसटी बनता था 3,60,000 जो मैंने आपको जमा कर दिया है। लेकिन अब मेरे जो दोनों क्लाइंट्स हैं इनके साथ में मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो रिड्यूस हो गया है 18 लाख पे। तो आइडियली मुझे जीएसटी बस 18 लाख रुपए पे देना चाहिए था, जो कि आता है 3,24,000। 18 लाख पे 3,24,000 आता है, लेकिन मैंने तो आपको 3,60,000 दे दिया है। तो जो ज्यादा मैंने जीएसटी पे किया हुआ है इस जीएसटी का आप मुझे रिफंड दे दो, जो कि 2 लाख रुपए के ऊपर 18% जीएसटी होती है 36,000।
सो मेरा क्वेश्चन ये, सिंस आई हैव डिपॉजिटेड 3,60,000 का जीएसटी जबकि मुझे बस 3,24,000 जमा करना था, तो जो 36,000 की जीएसटी मैंने ज्यादा जमा कर दी है वो मुझे रिफंड दे दो। गवर्नमेंट बोला रिफंड तो नहीं देंगे, लेकिन नेक्स्ट वाला जब भी तेरा रिटर्न फाइलिंग होगा ना, उस टाइम पे 36,000 कम पे कर देना। सो यू एडजस्ट योर टैक्स पेएबल। तो नेक्स्ट टाइम तू हमको रिफंड मत मांग, बस नेक्स्ट टाइम जब भी टैक्स पे कर रहा होगा ना, उसमें 36,000 माइनस करके नेट पे कर देना। कोई मैं तेरे को हम लोग दे देंगे एडजस्ट। लेकिन सुन ले, तू उसको एक डॉक्यूमेंट बना के दे, उस डॉक्यूमेंट का नाम होगा जीएसटी का क्रेडिट नोट। अगर तू उसको जीएसटी का क्रेडिट नोट बना के देगा, तो वो जो जीएसटी का क्रेडिट नोट उसके पास में आएगा वो 2 लाख रुपए का होगा, जो कि डिस्काउंट का अमाउंट है, और उस 2 लाख रुपए के ऊपर एक जीएसटी अमाउंट आएगी 18% से, जो कि 36,000 होगा, जितना तू एडजस्टमेंट मांग रहा है। तो वो जो 36,000 दिखेगा उस 2 लाख रुपए के क्रेडिट नोट पे, उन अश्विन और सुमित को बोल दे कि उन्होंने 20 लाख रुपए पे 3,60,000 का आईटीसी लिया हुआ था। तो अगर उन्होंने 3,60,000 का आईटीसी लिया हुआ है, तो भाई तेरा भी लायबिलिटी 3,60,000 बनता है। अगर तू चाहता है कि तेरी लायबिलिटी 3,24,000 पे आ जाए और 36,000 तू वापस ले ले, तो पहले बात उनको बोल कि 36,000 का आईटीसी रिवर्सल करे। वो 36,000 का आईटीसी रिवर्सल करके उनके पास में भी नेट आईटीसी आएगा 3,24,000, तो तेरा टैक्स पेमेंट हो जाएगा नेट 3,24,000, उनका भी आईटीसी हो जाएगा 3,24,000। सो दिस इज ओके विद अस। अगर ऐसा होगा तो चलेगा। तो उनको बोल कि जो भी तू क्रेडिट नोट बना के देगा उसके ऊपर का आईटीसी रिवर्सल करे। लेकिन सवाल ये उठा कि कौन सा क्रेडिट नोट? तो ये जो क्लेरिफिकेशन है इसके अंदर यही बोला जा रहा है कि अगर मैंने जीएसटी क्रेडिट नोट बना के दिया, जिसके अंदर एक क्रेडिट नोट होता है और उसमें जीएसटी का अमाउंट है, अगर मैंने ये वाला क्रेडिट नोट बना के दिया तो उसके अंदर जो जीएसटी का अमाउंट है 36,000, उतना रिवर्सल उनको करना पड़ेगा, और जितना रिवर्सल आईटीसी वो लोग कर देंगे 36,000 का, उतना ही मैं मेरा लायबिलिटी रिड्यूस कर सकता हूं, और नेक्स्ट मंथ के अंदर मैं 36,000 का जो है रिटर्न फाइल करते वक्त एडजस्टमेंट ले लूंगा। लेकिन अगर तूने जीएसटी नहीं, तूने एक फाइनेंशियल क्रेडिट नोट या कमर्शियल क्रेडिट नोट बनाया, तो ऐसे केस में उसके अंदर जीएसटी का अमाउंट नहीं होता। ऐसे वाले फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट के बेसिस पे ना वो अपना आईटीसी रिवर्सल करेंगे और ना ही तेरी लायबिलिटी रिड्यूस होगी। तूने 3,60,000 जमा करके रखा हुआ है तो वो तेरा टैक्स लायबिलिटी इंटैक्ट रहेगा, और उन्होंने आईटीसी 3,60,000 लिया हुआ है तो उनका भी इंटैक्ट रहेगा। अगर तू जीएसटी क्रेडिट नोट बनाएगा तो तेरी 36,000 से लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी और उनका आईटीसी भी 36,000 से रिड्यूस हो जाएगा। सो जैसे ही मैं जीएसटी क्रेडिट नोट बनाता हूं, सप्लायर की लायबिलिटी भी रिड्यूस होती है और रेसिपेंट का आईटीसी भी रिड्यूस होता है। लेकिन अगर फाइनेंशियल या कमर्शियल वाला क्रेडिट नोट बनाया तो ना ही मेरी लायबिलिटी रिड्यूस होगी, ना ही उनका आईटीसी रिड्यूस होगा। ये इस क्लैरिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है। सो अब मैं क्या करता हूं, मैं कट करके मेरे क्लास नोट्स वाले जो है वो वाली क्लिप इधर लगा देता हूं, मतलब उसमें समझा देता हूं आपको मेरे क्लास नोट्स जो मैंने एग्जाम्पल बनाया हुआ है। आई रीड इट आउट फॉर यू फ्रॉम दैट एग्जाम्पल। सो हियर इट इज, दिस इज पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के लिए उधर जो भी डेटा लिखा था उसके कंपैरिजन में ये सिंपलर वर्ड्स में लिखा हुआ है। सो यू कैन रीड दिस डेटा, आई विल अटैच दिस फाइल सो दैट आप इसमें से पढ़ सकते हो, ठीक है। सो मैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा। क्लैरिफिकेशन फॉर इशू नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट ये बोलता है कि जो आईटीसी और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स का बात कर रहे हैं, 16(1) बोलता है कि अलाउज द रजिस्टर्ड पर्सन टू क्लेम आईटीसी ऑन द टैक्स चार्ज फॉर सप्लाईज यूज्ड इन द बिजनेस। जैसे मेरे केस में मैंने अश्विन और सुमित को जो भी सेल कर रहे थे प्रोडक्ट, उसके लिए इनवॉइस बनाया था। वो छोटे छोटे इनवॉइस टोटल 20 लाख रुपए की वैल्यू के थे और उस पर 18% की जीएसटी थी, 3,60,000। सो वो लोग 3,60,000 का आईटीसी ले सकते हैं। सप्लायर दैट इज माई सेल्फ कैन इशू फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट्स विच आर नॉट लिंक्ड टू जीएसटी। अगर मैंने फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट बनाया, देन सप्लायर कैन नॉट रिड्यूस हिज ओरिजिनल टैक्स लायबिलिटी बिकॉज ही हैज इशूड अ फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट। तो मैंने ओरिजिनल 20 लाख रुपए का जो ट्रांजैक्शन था उस पे 18% की जीएसटी मतलब 3,60,000 जमा कर दिया। अब मेरी जीएसटी लायबिलिटी 3,60,000 ही है। आई कैन नॉट रिड्यूस माई 3,60,000 जीएसटी लायबिलिटी टू डाउन टू 3,24,000। Okay. Effect on the recipient. Since tax charged remains the same, the recipient's ITC will also remain intact. उसका ITC भी रहेगा 3,60,000. Key point: recipient does not need to reverse his ITC when the discounts are given through financial या commercial credit notes. In short, अगर फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट आया तो इट हैज नो इंपैक्ट ऑन आईटीसी एंड द रेसिपेंट कैन कीप फुल आईटीसी। ऑल्सो सप्लायर्स लायबिलिटी कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। लेकिन अगर जीएसटी क्रेडिट नोट है, सो देन जीएसटी क्रेडिट नोट हैज एन इंपैक्ट ऑन द आईटीसी एज वेल एज लायबिलिटी। जीएसटी लायबिलिटी ऑफ द सप्लायर गेट्स रिड्यूस्ड। मैंने जो क्रेडिट नोट बनाया था वो 2 लाख रुपए का था और उस पे ऊपर 18% की जीएसटी आती है 36,000। तो मेरी लायबिलिटी जो 3,60,000 की है उसमें 36,000
माइनस करके इट विल गेट रिड्यूस टू ₹3,24,000। तो मैंने 36,000 जो क्रेडिट नोट के अंदर जो जीएसटी अमाउंट है उतना मैंने रिड्यूस कर लिया। सो लाइबिलिटी ऑफ द सप्लायर विल गेट रिड्यूस्ड बाय ₹36,000 एंड आईटीसी ऑफ द रेसिपिएंट विल आल्सो गेट रिड्यूस्ड एंड ही इज सपोज्ड टू रिवर्स द प्रोपोर्शनेट आईटीसी एट्रिब्यूटेबल टू द डिस्काउंट। डिस्काउंट 2 लाख रुपए का था, उसके ऊपर जो एट्रिब्यूटेबल आपका आईटीसी आता है जो कि 36,000 है, उतना रेसिपिएंट को रिवर्स करना पड़ेगा। तो मेरी लायबिलिटी भी रिड्यूस हुई और उसका आईटीसी भी रिवर्स होगा। नीचे एक एग्जांपल है जो 1 लाख रुपए का बेस एग्जांपल लेके बनाया हुआ है। सप्लायर सेल्स द गुड्स वर्थ ₹1 लाख जिसके ऊपर 18% की जीएसटी है, तो टोटल मैंने प्राइस लगाया था 1,18,000। रेसिपिएंट बी को गुड्स रिसीव हो गए और उसने इनवॉइस का अमाउंट मुझे पे कर दिया, मतलब टोटल 1,18,000 पे किया। 1 लाख मैंने अपने पास रखा, 18,000 गवर्नमेंट को दिया। बी ने क्या किया, बी हैज टेकन फुल आईटीसी ऑफ 18,000 बिकॉज जीएसटी वाज चार्ज ऑन द फुल वैल्यू। तो मैंने 1 लाख रुपए का इनवॉइस दिया था, उस पे 18,000 का जीएसटी था, उसने पूरा आईटीसी ले लिया। लेटर सप्लायर हैज इशूड अ फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट, इसका जीएसटी में कोई इंपैक्ट नहीं होता। से फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज टू रेसिपिएंट एज अ पोस्ट सेल डिस्काउंट। इंपॉर्टेंट, द क्रेडिट नोट इज विदाउट जीएसटी इंपैक्ट, सो देयर इज नो चेंज इन द टैक्सेबल वैल्यू, नो रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी। सप्लायर का लायबिलिटी विल रिमेन एट 18,000 and recipient का ITC will remain at 18,000 as well. Outcome, recipient B pays only 1,08,000 क्योंकि टेक्निकली क्या हुआ, उसने मेरे को 1,18,000 पे किया था, लेकिन बाद में मैंने 10,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो टेक्निकली नेट उसने मेरे को 1,08,000 ही पे किया है। लेकिन B shall keep the full ITC, ITC में कोई चेंज नहीं आएगा because GST portion was not reduced. The discount affects only the commercial payment. Commercial payment जो 1,18,000 की थी उसमें से 10,000 माइनस करने के बाद में कमर्शियल पेमेंट हो गई 1,08,000 की। सो कमर्शियल पेमेंट रिड्यूस होगा लेकिन आईटीसी विल रिमेन इंटैक्ट एट 18,000 एंड नॉट द जीएसटी ट्रीटमेंट। सो इट द क्रेडिट नोट जो होता है, जो फाइनेंशियल वाला, जो कमर्शियल वाला होता है, इट इज ओनली कमर्शियल पेमेंट को इफेक्ट करता है, जीएसटी ट्रीटमेंट को इफेक्ट नहीं करता। दस इवन इफ यू पे लेस ड्यू टू फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट यू डोंट लूज योर आईटीसी। ये आपका क्लेरिफिकेशन आपका पॉइंट नंबर 2 के लिए था, ठीक है। अब इशू नंबर 1 के लिए था। अब इशू नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। जो इशू नंबर 2 है क्लेरिफिकेशन के अंदर, उस इशू के अंदर ये पहली बात तो उस एग्जांपल से एक समझा देता हूं कि सीन क्या है। सीन ये है कि देयर आर 2 एंटिटीज, एक है मैन्युफैक्चरर जो कोल्ड ड्रिंक्स मैन्युफैक्चर करते हैं, दैट इज पेप्सिको, और दूसरे हैं पेप्सिको के डीलर, दैट इज कूल ड्रिंक्स। वो कंपनी का, वो बिजनेस का नाम ही है कूल ड्रिंक्स। ओके, सो हियर इट इज, वी हैव द मैन्युफैक्चरर व्हिच इज पेप्सिको इंडिया एंड द डीलर व्हिच इज कूल ड्रिंक्स डिस्ट्रीब्यूटर, और जो गुड्स बेचे जा रहे हैं वो पेप्सी की कोल्ड ड्रिंक वाली बॉटल्स हैं। ओके, नाउ सीन क्या है, सीन ये है कि पेप्सिको ने अपने डीलर्स को जब ये बॉटल्स बेची तो उन्होंने बॉटल्स बेचने के बाद उनको एक पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट इसलिए दिया ताकि वो बड़े बड़े ऑर्डर्स प्लेस करते हैं और ज्यादा बिजनेस करते हैं, इसलिए उनको बाद में जैसे ही अपना 2-3 महीना हो गया तो ईयर एंड या पीरियोडिक डिस्काउंट दिया। एंड दिस डिस्काउंट इज अ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। ये डिस्काउंट को क्या वैल्यू में से माइनस कर सकते हैं? आंसर इज यस, माइनस कर सकते हैं अगर कंडीशंस कंप्लाई होती हैं 15(3) की। वो तीनों कंडीशन, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट और इनवॉइस वाइज एंड प्रोपोर्शनेट आईटीसी का रिवर्सल। अगर तीनों कंडीशंस कंप्लाई होती है तो माइनस कर सकते हैं, वरना तो इसको माइनस नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक दूसरा एंगल है। सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 1। मैं पहले रीड कर देता हूं। पेप्सिको इंडिया मैन्युफैक्चरर है, डीलर कूल ड्रिंक्स है, गुड्स है पेप्सिको की, पेप्सी की बॉटल्स। पेप्सिको सेल्स द कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स टू कूल ड्रिंक्स एट 1 लाख प्लस जीएसटी। लेटर पेप्सिको गिव्स अ 5,000 रुपी डिस्काउंट टू हेल्प द डीलर रिड्यूस द प्राइस। ताकि अच्छा बड़ा ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो आपको कम डिस्काउंट दे देते हैं ताकि आप अपने कस्टमर्स को भी कम प्राइस में बेचोगे, जैसे डीमार्ट में होता है। डीमार्ट में आप देखते हो कि जो भी अपन कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल होती है जिसकी एमआरपी 100 रुपी होती है वो डीमार्ट में आपको 70 रुपीज में मिल जाएगा। तो क्योंकि वो जो मैन्युफैक्चरर है उसने बहुत तगड़ा वाला उसको डिस्काउंट दिया हुआ है, इसलिए वो प्राइस नीचे कर पा रहा है। सो इट इज अ नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस, डिस्काउंट दिया था। कूल ड्रिंक्स रन्स इट्स ओन प्रमोशन स्कीम्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, जैसे करता भी है डीमार्ट, बाय 1 गेट 1 फ्री एंड ऑल दैट थिंग। रिजल्ट, द डिस्काउंट इज नॉट अ कंसिडरेशन एंड ऐसे केस में आपको जीएसटी वगैरह नहीं लगेगी। इन शॉर्ट आप डिस्काउंट को वैल्यू में से माइनस कर सकते हो। दिस इज वन पार्ट।
सेकेंड इज प्लॉट ट्विस्ट। अब प्लॉट ट्विस्ट में क्या है, पहले मैं वर्बली एक्सप्लेन करता हूं आपको कि कूल ड्रिंक्स को जब पेप्सिको ने बॉटल बेचा तो बॉटल बेचने के बाद कूल ड्रिंक्स को एक्चुअली एक कैंपेन के बारे में पूछा। कूल ड्रिंक्स क्या आप हमारे लिए ऐसा कर सकते हो कि अब समर सीजन आ रहा है तो समर सीजन में बहुत से लोग गर्मी वगैरह फील करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक प्रेफर करते हैं, तो आपको एक समर कैंपेन चलाना है जिसमें पेप्सी के लिए आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स और कैंपेन्स रन करना है। अगर आप ये करोगे तो हम आपको एक 25,000 रुपए का एक कैंपेन रन करने का एक सर्विस का मतलब कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, जो जस्ट लाइक किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे और उसको 25,000 का पेमेंट करे, इससे अच्छा आप ही को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। तो आपको हम लोग बॉटल्स बेच रहे हैं कोल्ड ड्रिंक की जिसका प्राइस 1 लाख है, इसका पेमेंट आप मुझे दोगे 1 लाख प्लस जीएसटी। लेकिन एक मिनट, आप हमको दे रहे हो सेल्स प्रमोशन वाली समर कैंपेन वाली सर्विसेज और उसके लिए हम आपको 25,000 का पेमेंट करेंगे। सो नाउ इन केस आप मुझे 1 लाख रुपीस देने वाले हो और मैं आपको 25,000 देने वाला हूं, इससे अच्छा एक काम करते हैं, जो 1 लाख रुपीस का जो मेरा टोटल आप मेरे को पेमेंट करने वाले हो ना, उसमें से 25,000 मत देना, एक काम करो नेट 75,000 ही दे दो मेरे को। ये 25,000 रुपए के लिए मैं आपको एक क्रेडिट नोट इशू कर देता हूं। गवर्नमेंट को ये बात समझ में नहीं आई और गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, आप लोग ये जो कर रहे हो ये नेटिंग वेटिंग कर रहे हो, ये हमको समझ में नहीं आएगा। अगर नेटिंग होगा तो क्या होगा, आप पहले तो ये एंगल को समझो। अगर नेटिंग होगा तो मैंने 1 लाख रुपए का इनवॉइस बनाया, लेकिन बाद में मेरे को उससे 25,000 रुपए का एडजस्टमेंट करना था, क्योंकि मेरे को 1 लाख रुपए की पेमेंट तो लेनी है लेकिन 25 देना भी है। तो मैंने क्या किया, एक काम करते हैं, नेट 1 लाख का इनवॉइस बनाता हूं, 25,000 का क्रेडिट नोट मार देता हूं, तो तू 25,000 मत देना, बस 75,000 दे दे। तो इस केस में जीएसटी सिर्फ 75,000 पे जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने 2 एंगल सोचे, बोला कि आपका एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो कि 1 लाख रुपए का प्राइस है, जिसके ऊपर जीएसटी 1 लाख पे लगेगा। दूसरा, कूल ड्रिंक्स ने पेप्सिको को एक समर कैंपेन का सेल्स प्रमोशन सर्विस दिया हुआ है जो कि 25,000 का ट्रांजैक्शन है और 25,000 पे भी जीएसटी लगेगी, जहां पे सप्लायर कूल ड्रिंक्स है, रेसिपेंट पेप्सिको है और इसके ऊपर टैक्स एफसीएम में देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को एक्चुअली 1 लाख रुपए की जो बॉटल सेल्स है, पेप्सी की बॉटल्स है, उस पर भी जीएसटी मिलेगा और 25,000 की सेल्स प्रमोशन पे भी मिलेगा। लेकिन इंडस्ट्री में लोग प्रैक्टिस क्या कर रहे थे, वो लोग नेटिंग करके बस 75,000 पे जीएसटी दे रहे थे। तो इसी को वो लोग ने एड्रेस करने के लिए बोला, if the dealer is specifically contracted to perform promotional services जैसे advertising, co-branding, exhibition वगैरह with a defined payment, then this is a separate taxable supply of service। अगर मैंने कूल ड्रिंक्स को क्लियरली बोला कि तुम मेरे को एक सर्विस देना, तो ये एक सेपरेट टैक्सेबल सर्विस है जो कूल ड्रिंक्स मुझे पेप्सिको को देने वाला है। In that case, PepsiCo has signed an agreement with Cool Drinks to run a Pepsi summer campaign with banners, ads and in-store branding। PepsiCo has agreed to pay 50,000, मैंने एग्जाम्पल में 25,000 बोला था, for these promotional services। For a change एक काम करते हैं, इसको 25,000 ही कर देते हैं। So I'll just put it 25,000 over here। So ये हो गया 25,000। Okay, PepsiCo agrees to pay 25,000 for these promotional services। Result: this 25,000 of consideration for services is and GST is a consideration for services। 25,000 वो एक सर्विस दी गई थी and GST is chargeable on it separately। Conclusion यही बना आपके लिए, सर जनरल डिस्काउंट रहेगा तो there is no consideration, लेकिन अगर agreed promotional services हुई तो 25,000 का जो क्रेडिट नोट इशू किया है वो एक्चुअली एक कंसिडरेशन है और उस पर जीएसटी लगनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो आप अगर इधर रीड कर लोगे, ये की पॉइंट है, समरी पॉइंट है। आई हैव गॉट एन एग्जांपल जो मैंने एक्चुअली वो एग्जांपल ड्राफ्ट भी करा हुआ है, हियर इट इज। सबसे पहला सवाल, इज पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट अलाउड टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू, यस और नो? यस इफ ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ 15(3) आर सेटिस्फाइड, तो आप ये माइनस कर सकते हो। सवाल नंबर 2, इज पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट टू बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन फॉर सेल्स प्रमोशन सर्विसेज? क्या वो 25,000 रुपए को कंसिडरेशन मान लेंगे? सो यस इफ देयर इज अ स्पेसिफिक अग्रीमेंट बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड डीलर अग्रीज टू प्रोवाइड सच सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर। अगर एक अग्रीमेंट हुआ है जहां पे उसने बोला कि हम आपको सेल्स प्रमोशन सर्विस देंगे और आप हमको 25,000 रुपए देना, तो ये जो 25,000 रुपए को क्रेडिट नोट बना के डिस्काउंट दिया हुआ है, ये 25,000 बल्कि डिस्काउंट नहीं, ये एक कंसिडरेशन है जिसमें कूल ड्रिंक्स पेप्सिको को एक सेल्स प्रमोशन की सर्विस देने वाला है। सो आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली ये होना चाहिए कि सप्लायर पेप्सिको है, रेसिपेंट कूल ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल बेची जा रही है, 1 लाख का प्राइस बताया गया है और उसके बाद में बोले 25,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, अज्यूमिंग ऑल 3 कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, नेट करके ट्रांजैक्शन 75
75,000 पे आ जाएगा एंड देन यू गॉट टू पे जीएसटी ओनली ऑन 75,000 जो कि हो जाएगा 13,500। दूसरा, कूल ड्रिंक्स का जो ट्रांजैक्शन है जहां पे कूल ड्रिंक्स ने पेप्सिको को एक सर्विस दी है जो कि सेल्स प्रमोशन सर्विस है, जिसके ऊपर प्राइस 25,000 जो भी बताया गया था वो है, कोई डिस्काउंट ऑब्वियसली नहीं है, और ये 25,000 रुपए के ऊपर अलग से जीएसटी देनी पड़ेगी। यहाँ पे सप्लायर पेप्सिको है वो एफसीएम में 13,500 की जीएसटी पे करेगा, और यहाँ पे सप्लायर है कूल ड्रिंक्स वाला और उसको एफसीएम में टैक्स पे करना होगा, एंड दिस इज एज पर सर्कुलर नंबर 2। अब इसका वेरिएंट समझो सर, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई या तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो ऐसे केस में ये 25,000 माइनस करने को नहीं मिलेगा। अब बाद में पूरे के पूरे 1 लाख पे जीएसटी देनी पड़ेगी और इसको 25,000 पे जीएसटी देनी पड़ेगी। तो या तो 1 लाख इधर और 25,000 इधर, या तो ये हो सकता है, या फिर मान लो डिस्काउंट माइनस करना अलाउड है क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ये 75,000 पे जीएसटी देगा और ये 25,000 पे देगा। गवर्नमेंट को फिर भी पूरे 1 लाख रुपए पे जीएसटी मिलेगी। लेकिन आप लोग क्या कर रहे थे, इंडस्ट्री क्या कर रहा था, इंडस्ट्री बस इस पे 75,000 पे जीएसटी दे रहा था और इसको वो लोग डिस्काउंट बोल के हटा दे रहे थे। तो गवर्नमेंट को सिर्फ 75,000 पे जीएसटी नहीं चाहिए, उनको 75 पे भी चाहिए और ये 25 पे भी चाहिए। इसीलिए उन्होंने बोला कि ये जो 25,000 है ये एक्चुअली कूल ड्रिंक्स ने पेप्सिको को सेल्स प्रमोशन सर्विस दी है, और 25,000 रुपए को हम लोग प्राइस मतलब कंसिडरेशन मानेंगे और वैल्यू ऑफ सप्लाई बोल के इस पे जो जीएसटी होगी 4,500 की, वो वाली जीएसटी हम कूल ड्रिंक से वसूलेंगे एज पर सर्कुलर नंबर 2। ये एक सप्लाई ट्रांजैक्शन माना जाता है। ओके, सो ऑल ऑफ दिस द डेटा आई विल जस्ट मैं अटैच कर दूंगा फाइल में, आप देख सकते हैं। सर इसका वाला जो क्लेरिफिकेशन है, इसको जो प्रॉपर आपको एग्जाम में लिखना है वो ये लिख सकते हो। डीलर दैट इज कूल ड्रिंक्स may use discount to run the promotional schemes, but these promotions increase their own sales and not the manufacturers directly. ऐसे discounts को सिर्फ प्राइस से रिड्यूस करना है and they are not the payment for service. ऐसा कोई सर्विस नहीं हुआ है। Therefore, post supply discounts are not to be treated as consideration. लेकिन एक्सेप्शन बोलता है इफ कूल ड्रिंक्स एंड पेप्सिको हैव अ क्लियर अग्रीमेंट। यहां पे पूरा गेम चेंजर बात है। अगर क्वेश्चन में बोला कि देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन पेप्सिको एंड द कूल ड्रिंक्स कि हम आपके लिए एड प्रमोशन स्कीम्स रन करने वाले हैं वगैरह वगैरह फॉर स्पेसिफिक प्रमोशनल सर्विसेज लाइक एडवर्टाइजिंग, को ब्रांडिंग विद अ डिफाइंड पेमेंट 25,000 रुपया कंसिडरेशन, देन द डीलर इज सप्लाइंग अ सेपरेट सर्विस टू द मैन्युफैक्चरर एंड जीएसटी इज चार्जेबल ऑन दैट सर्विस, बट सच डिस्काउंट कैन स्टिल be excluded from the value। तो मैं अब आपको एक फाइनल कंक्लूजन दे देता हूं। सर सबसे पहली बात मेरी समझ लो, यहाँ पे अगर मैं आपको कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल बेच रहा हूं 1 लाख रुपीस में, ठीक है, आई एम पेप्सिको एंड यू आर कोल्ड ड्रिंक्स, अगर मैं 1 लाख रुपए में बेच रहा हूं तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा 1 लाख। कुछ समय के बाद में अगर आप मुझसे डिस्काउंट मांगो और मैंने आपको 25,000 रुपए का डिस्काउंट दिया तो इसको वैल्यू में से माइनस कर सकते हैं। दिस इज सिंपल स्टोरी। अब उस केस में जीएसटी नेट गवर्नमेंट को 75,000 पे जाएगा और आपको भी आईटीसी नेट 75 पे मिलेगा। लेकिन केस 2, मैंने आपको 1 लाख रुपए में वो बॉटल्स तो बेची, लेकिन अब मैंने आपको डिस्काउंट देने के लिए क्या बोला, मैंने बोला ऐसे नहीं बोला, मैंने बोला एक काम करते हैं, तू मुझे सेल्स प्रमोशन सर्विसेज दे दे, तू मेरे लिए एड कैंपेन रन कर ले, मैं तेरे को 25,000 रुपए दे दूंगा। ऐसे केस में वी रिटन एन एग्रीमेंट। अब मैं आपके साथ में एक एग्रीमेंट बना रहा हूं कि आप मुझे सेल्स प्रमोशन की सर्विस देना और अकॉर्डिंगली 25,000 रुपए का पेमेंट होगा। अब यहाँ पे मेरा ट्रांजेक्शन 1 लाख रुपीज पे था, अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती तो मैं डिस्काउंट माइनस तो कर सकता हूं, लेकिन ऐसा माना जाएगा कि आपने 25,000 रुपए की मेरे को सेल्स प्रमोशन वाली सर्विस दी है जिसको सप्लाई मान करके जिसपे जीएसटी लगाएंगे। ठीक है, सो दिस वाज द क्लेरिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू इशू नंबर 2। नाउ वी हैव इशू नंबर 3, और इशू नंबर 3 को क्लियर करने के लिए मैं एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पे डेटा बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। मैंने बस वो जो भी टेक्स्ट बुक का जो फॉर्मेट है उसको मैंने इजियर वर्डिंग्स में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से एक एग्जांपल से समझा देता हूं। ओके, इस कहानी के अंदर 3 लोग हैं। एक है मारुति लिमिटेड जो गाड़ियों का मैन्युफैक्चरर है, दूसरा श्री मोटर्स जो गाड़ियों का डीलर है। ठीक है, अब मारुति लिमिटेड श्री मोटर्स को गाड़ियां बेचता है, और एक एग्जांपल मैंने जो बनाया हुआ है वही आपके सामने रखता हूं, ये रहा। ठीक है, मारुति लिमिटेड मारुति सुजुकी ये श्री मोटर्स को गाड़ियां बेचता है, एंड एट व्हाट प्राइस, तो देखो इनको 5 लाख रुपए में बेचते हैं गाड़ी, मारुति ने श्री मोटर्स को बेचा हुआ है, और यूजुअली श्री मोटर्स आगे अपने कस्टमर्स को 5.5 लाख रुपए में 5,50,000 में बेचते हैं। 50,000 का लोग मार्जिन कमाते हैं गाड़ी पे। लेकिन
अगर 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 कभी ऐसा हुआ कि मारुति ने फ्लिपकार्ट के साथ में एक कॉर्पोरेट फ्लीट परचेज पॉलिसी का अग्रीमेंट कर लिया, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर मारुति ने डील करी हुई है एंड कस्टमर फ्लिपकार्ट के साथ में, और उनको बोला कि आप टेंशन मत लो, भले ही आपको 5,50,000 का प्राइस कोट किया होगा बट मैं आपको गाड़ियां 5,20,000 में दिलवा दूंगा, यू डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे मारुति ने फ्लिपकार्ट के साथ में एक अग्रीमेंट किया हुआ है और उस अग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए मारुति ने फ्लिपकार्ट को बोला कि तुम अगर श्री मोटर्स से परचेस करोगे तो श्री मोटर्स आपको 5,20,000 ही लगाएगा, वो बाकी लोग को 5,50,000 का प्राइस में बेचता होगा लेकिन आपको 5,20,000 में बेचेगा, ये मेरी गारंटी है। मैं बोल दूंगा श्री मोटर्स को और वो आपको ये डील करवा के देगा। ऐसे केस में श्री मोटर्स ने एक्चुअली फ्लिपकार्ट को वो जितनी भी गाड़ियां उनको कॉर्पोरेट फ्लीट के लिए चाहिए थी वो 5,20,000 में बेचा, लेकिन श्री को मारुति सुजुकी ने बोला कि ठीक है, अगर तूने उसको 5,20,000 में बेचा तो तूने मेरा अच्छा काम कर दिया, ठीक है, आई हैव आस्क्ड यू टू सेल द कार एट 5,20,000 और तूने वो कर भी दिया। अब मैं क्या करता हूं, तेरा जो मेरा प्राइस का 5,00,000 रुपीज है ना, उसमें मैं तुझे क्रेडिट नोट दे देता हूं। 30,000 तू मत पे कर, कम पे कर देना, क्योंकि वैसे भी तूने 30,000 उससे कम ही चार्ज किया हुआ है। तो एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, एग्जाम्पल ये मैंने बनाया हुआ है। सबसे पहला, देयर इज नो डिस्काउंट, नथिंग डूइंग, अ नॉर्मल ट्रांजेक्शन हैपनिंग। यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, जो कि कार है, मारुति ने सुजुकी को श्री को बेचा हुआ है और वहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई 5,00,000 रुपए चार्ज करा हुआ है। ऐसे केस में ये वाला जो एंटिटी है वो आगे कस्टमर को XYZ कुछ भी प्राइस पे बेच सकता है, हालांकि ये लोग प्राइस जो लगाते हैं वो यूजुअली होता है 5,50,000। ये एक यूजुअल फिनोमेना है, लेकिन कई बार पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिए जाते हैं, बट दिस इज अ नॉर्मल डिस्काउंट। यहां पे कोई भी अग्रीमेंट नहीं हुआ था मैन्युफैक्चरर मारुति और एंड कस्टमर फ्लिपकार्ट के बीच में। इन दिस सिनेरियो जब मारुति ने श्री मोटर्स को गाड़ियां बेची तो जो प्राइस था वो 5,20,000 का था, लेकिन कुछ 20,000 का डिस्काउंट दिया और 4,80,000 का नेट प्राइस वहां पे हुआ। दे आर अलाउड, आई मीन ये 20,000 रुपीज का जो डिस्काउंट है, इट इज अलाउड टू बी एक्सक्लूडेड इफ 15(3) की कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगेन श्री मोटर्स कोई भी कंसिडरेशन पे फ्लिपकार्ट को बेच सकता है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई XYZ जो भी प्राइस लगाना है लगा, हम लोग देखो इस तरह से प्राइसिंग रखेंगे। यहां तक गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहां तक इशू नंबर 3 पिक्चर में आया भी नहीं है। इशू नंबर 3 पिक्चर में आता है अब स्पेशल केस, जहां पे पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट तो हो रहा है लेकिन इट इज परसुएंट टू एन अग्रीमेंट बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड एंड कस्टमर। मैन्युफैक्चरर और एंड कस्टमर के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था, दैट इज मारुति और फ्लिपकार्ट के बीच में अग्रीमेंट हुआ था। बोला तू टेंशन मत ले, तेरे को गाड़ी 5,20,000 में ही मिलेगी। मैंने श्री मोटर्स से बात कर लिया है, श्री मोटर्स को वैसे भी मैं 5,00,000 में जो बेचता हूं उसमें से 30,000 रुपीज का डिस्काउंट माइनस करके उसको नेट में 4,70,000 का डील कर दूंगा। वो 4,70,000 पे खरीद लेगा और तेरे को फिर वो 5,20,000 में बेचेगा, तो उसका भी मार्जिन वगैरह बन जाएगा। कुछ इस तरह से रखेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने ये वाला डिस्काउंट माइनस करने के लिए क्लियरली मना कर दिया। बोला अगर डिस्काउंट आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि मारुति ने फ्लिपकार्ट के साथ में एक अग्रीमेंट किया हुआ था और उस अग्रीमेंट को ऑनर करने के लिए मारुति ने फ्लिपकार्ट को एक डिस्काउंट दिया हुआ है, सॉरी मारुति ने श्री मोटर्स को एक डिस्काउंट देकर के प्राइस नीचे लाया, तो ऐसे वाले डिस्काउंट को हम माइनस करने नहीं अलाउ करेंगे। ऐसे वाले डिस्काउंट को वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। नॉट अलाउड टू बी एक्सक्लूडेड, सर कौन सा अमाउंट, ये 30,000 का डिस्काउंट फ्रॉम द प्राइस एज पर द सर्कुलर सिंस इट इज ट्रीटेड एज अ टाइप ऑफ अ कंसिडरेशन पेड बाय श्री मोटर्स टू मारुति। ऐसा माना जाएगा कि श्री मोटर्स ने मारुति को कंसिडरेशन पे किया हुआ है, जिसमें मॉनेटरी कंसिडरेशन 4,70,000 का है और वो जो 30,000 रुपया है ना, वो 30,000 रुपया भी श्री मोटर्स ने मारुति को एक कंसिडरेशन दिया हुआ है एंड कंसिडरेशन इज इन काइंड। कंसिडरेशन ये कि मान लो अगर मैं श्री मोटर्स हूं तो मैंने बोला मारुति आप टेंशन मत लो, आई अग्री टू सेल द गुड्स एट वट एवर प्राइस यू टेल। आपके जो भी कस्टमर्स है ना, मैं उनको वो प्राइस पे सेल कर दूंगा, मैं अग्री कर रहा हूं। तो मैं आपको एक एक्टिविटी, एक काम करके दे रहा हूं एंड दिस एक्टिविटी इज एक्ट ऑफ इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई। मैं आपके जो भी डील वाले, कॉर्पोरेट डील वाले कस्टमर्स हैं उनको आपके बताए गए प्राइस पे बेचूंगा। ऐसे केस में आई एम गिविंग यू अ सर्विस बाय अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन, बाय गिविंग यू एन एक्ट ऑफ इंड्यूसमेंट कि हाँ मैं कस्टमर्स को इस तरीके से डील कर लूंगा। सो ये 30,000 रुपीज का जो डिस्काउंट है उसको कंसिडरेशन मानना पड़ेगा, ऐसा सर्कुलर में बोला। और सर्कुलर बोलता है कि ऐसे
केस में द एक्चुअल पेमेंट बाय डीलर इन द फॉर्म ऑफ मनी विल बी 4,70,000, जो डेफिनेटली उसने 4,70,000 दिया क्योंकि 30,000 का क्रेडिट नोट आया था। लेकिन जीएसटी परस्पेक्टिव से भले ही आपका 4,70,000 का पेमेंट हुआ और वो जो भी है, बट जीएसटी परस्पेक्टिव से द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल स्टिल बी ₹5 लाख ओनली, बिकॉज जीएसटी परस्पेक्टिव से हम 30,000 रुपीज को इन काइंड का कंसिडरेशन मान लेंगे। हम तो मानेंगे कि वो एक्ट और फोरबियरेंस हुआ है, जो भी जो डीलर है श्री मोटर्स, उसने उसको एक एक्टिविटी, एक काम करके दिया हुआ उसके कस्टमर्स को ऐसे प्राइस पे डील करके देने का। सो दे हैव गिवन अ सर्विस ऑफ एक्ट ऑफ अग्रीइंग टू सेल द कार एट एन अग्रीड प्राइस एट द डिस्काउंटेड प्राइस टू दोज एंड कस्टमर्स विद होम मैन्युफैक्चरर हैज एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट। तो ये 30,000 को हम जीएसटी परस्पेक्टिव से वैल्यू में ऐड करना चाहते हैं। हाँ, आपके बिजनेस डील के हिसाब से टेक्निकली यही हुआ होगा कि आपने क्या किया, मारुति ने 5 लाख का इनवॉइस बनाया और बाद में 30,000 का क्रेडिट नोट दे दिया और बाद में उसने पेमेंट 4,70,000 की करी होगी। लेकिन जीएसटी परस्पेक्टिव के लिए हम लोग इस बात को नहीं मानते। हम तो यही मानेंगे कि आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई 5 लाख रुपए है और मारुति आपको जीएसटी 5 लाख पे देना पड़ेगा। एंड इनफैक्ट जो श्री मोटर्स है, आपको आईटीसी भी 5 लाख का मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप वैल्यू को इस तरह से रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये कौन से वाली साइड को अटैकिंग मोड पे डाला हुआ है, ये वाले साइड को अटैकिंग मोड पे डाला हुआ है। ओके, सो मैं वापस से बता दूं, अगर कोई कुछ अग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई डिस्काउंट भी नहीं है, तो इसने 5 लाख में बेचा और ये आगे कस्टमर को XYZ प्राइस में बेच सकता है, जो कि 5,50,000 में बेच रहा है। लेकिन अगर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिए बट देयर इज नो अग्रीमेंट, तो ऐसे केस में डिस्काउंट को माइनस कर सकते हैं, अलाउड है इफ 15(3) का कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब आगे जाके श्री मोटर्स कोई भी प्राइस पे बेचे XYZ पे, हमको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर हमारा अग्रीमेंट हो गया है मैन्युफैक्चरर मारुति का एंड कस्टमर फ्लिपकार्ट के साथ में कि आपको गाड़ी 5,20,000 में मिल जाएगी, मतलब मिल जाएगी, आप टेंशन मत लो, तो इस वाले साइड को तो हम छेड़ेंगे नहीं। लेकिन ऐसे वाले केस में ये 5,20,000 में बेचने के लिए अगर आपने यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट दिया, तो ऐसे वाले डिस्काउंट को आप बिजनेस के लिए तो माइनस कर लो, लेकिन इसको जीएसटी परस्पेक्टिव के लिए हम माइनस करना अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ पे इसको बोलते हैं 4,70,000 का पेमेंट और 30,000 भी वैल्यू में ऐड हो जाएगा। सो दिस इज सिंपल सेट ऑफ क्लियरिफिकेशन। इशू नंबर 3, मैंने जो भी डेटा अभी आपके साथ डिस्कस करे वो सारे के सारे क्लियरिफिकेशंस का मैं जो है वहां पे फाइल ऐड कर दूंगा, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। सो दिस वाज ऑल द डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ सप्लाई। आई बिलीव आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई है। स्टिल इन केस यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई शैल कम बैक एंड आई शैल गेट बैक टू यू ऑन दैट पॉइंट। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियोस में जुड़े रहो, ऐसे ही अपनी पढ़ाई अच्छे से चालू रखो। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड इस बार फ्लाइंग कलर से अपने सीए इंटर एग्जाम्स को क्रैक कर लो। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, बाय।